हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनीफाई। सो गाइज, हम स्टार्ट करने वाले हैं विजन आईएएस की, जो आपके करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन रहती है, राइट। और ये है आपकी अप्रैल मंथ की। फाइन, आपको पता होगा अभी आपका मई चल रहा है, तो आपका जब मंथ कंप्लीट हो जाता है तो उस पूरे मंथ के अंदर आपकी क्या क्या न्यूज़ रहती है, क्या क्या आपका करंट में रहता है, उसको कंपाइल कर दिया जाता है और आपकी मंथली मैगजीन जो है वो फॉर्म कर दी जाती है, राइट। तो ये है हमारी विजन आईएएस की मंथली मैगजीन। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें देखो इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक्स भी मिलेंगे आपको देखने को, इंटरनेशनल रिलेशंस भी मिलेंगे, ज्योग्राफी भी मिलेगी। अब एक और चीज़, कई बच्चे मुझसे ये पूछेंगे कि अगर हम लोग मैगजीन कर लें तो क्या मैगजीन हमारे लिए इनफ रहेगी। देन देखो, मैगजीन ऐसे कहना कि इनफ है ये तो बेहतर नहीं होगा, बट अगर आप डेली जैसे मान लो 1 घंटा 1.5 घंटा न्यूज़पेपर को देते हो, फाइन। और अगर नोट्स भी वहाँ से नहीं बना रहे हो, कोई इश्यू नहीं है, एक काम कर लिया करो कि जो आप पढ़ रहे हो उसका नाम लिख लो कि अच्छा ये वाला जो टॉपिक है ना ये न्यूज़ में रहा, उसका लिख लो कि अच्छा ये वाला इशू चल रहा है तो उसको लिख लिया। ओके, ईवीएम को लेके कुछ चल रहा है तो यहाँ पे लिख लिया। ओके, कुछ इलेक्शन को लेके चल रहा है, यहाँ पे लिख लिया। अच्छा ये वाली लोकेशन न्यूज़ में है, यहाँ पे लिख लिया। तो ऐसे करके डेट डालो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज है आपके 22 है आज आपकी, ठीक है। 22 डालो और यहाँ पे उन सारे टॉपिक्स की आप क्या कर लो, नाम लिख लो। तो इससे क्या होगा, आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा कि मैगजीन आपकी इनफ है या नहीं है। फिर एक काम करना, जब पूरे इस मई मंथ के या फिर जून मंथ के आप अच्छे से कर लो और उसके बाद आप चेक करो आपकी ये वाली मैगजीन जो हर मंथ आती है, ठीक है। और फिर देखो कि जो जो टॉपिक आपने अपने नोट्स में अपनी लिस्ट में लिखे थे, क्या वो टॉपिक्स की यहाँ पे बात हो रही है। अगर हो रही है देन बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रही तब आप क्या करना, नेक्स्ट टाइम से उसके थोड़े थोड़े नोट्स बना लेना और इस बार मैगजीन को भी गो थ्रू कर लेना। क्यों? ताकि आपका जो वहाँ पे कवर अप नहीं हो रहा वो यहाँ पे हो जाए, जो यहाँ पे नहीं हो रहा वहाँ पे हो जाए। अब मैं कुछ भी बोलूँगी तो उस पर आप यकीन नहीं करने वाले हो, फाइन। तो इसीलिए खुद से एक बार ट्राई करके देख लो आपको क्या बेहतर लगता है, क्या बेहतर नहीं लगता है। एंड वन मोर थिंग, ये वीडियो सैम्पल रहने वाली है। अगर आपको मेरा पढ़ाया करंट समझ में आया देन ओनली आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज, फाइन। क्योंकि आपको बताया मेहनत लगती है जब हम कुछ भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, सो इट एक्चुअली टेक्स आर एनर्जी, फाइन। तो मुझे ज़रूर बताना आपको समझ में आया, तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू रखेंगे और रोज़ एक या दो टॉपिक्स को कवर अप करने मतलब करते रहेंगे। ओके जी, आ जाओ। तो देखो, आपका पहला जो दे रखा है वो दे रखा है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, फाइन। देन इंटरनेशनल रिलेशंस का भी दे रखा है आपका, इंटरनल सिक्योरिटी का भी दिया हुआ है, इन्वायरमेंट का भी है, इकोनॉमी का भी क्या क्या न्यूज़ में रहा इस मंथ में, अप्रैल मंथ में। शॉर्ट न्यूज़ कुछ कुछ ना, एक मतलब कई बार होता है ना, कई बार एक ही बार न्यूज़ आती है या फिर एक वन वर्ड न्यूज़ आती है, तो ऐसा करके जो आपकी बिल्कुल शॉर्ट न्यूज़ रहती हैं वो है ये, ठीक है। ये आपके उसमें काम आ जाती है, जब अगर आप कोई पीसीएस एग्जाम वगैरह देते हो ना तो वहाँ पे काम आ जाती हैं। सोशल इश्यूज़ के बारे में ये आप मेंस में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कल्चर के रिगार्डिंग क्या क्या रहा, एथिक्स, ये आप अपने जो आपका GS4 का एथिक्स का पेपर है वहाँ पे आप यहाँ से कुछ एग्जाम्पल डाल सकते हो, कुछ यहाँ से डाल सकते हो, ताकि अपने आंसर को आप थोड़ा करंट की तरफ भी क्या कर पाओ, इंक्लाइन कर पाओ, फाइन जी। ओके, एंड देन कौन कौन सी स्कीम्स न्यूज़ में रहेंगी तो उनकी भी यहाँ पे बात की गई है, एंड साइंस एंड टेक की भी बात की गई है, फाइन। तो ऐसे करके टॉपिक्स को दे दिया गया है, देन उनके अंदर कैटेगराइज कर दिया गया है कि अच्छा ये चीज़ इस चीज़ की है और ये चीज़ सिलेबस के इस सेक्शन की है। तो इससे आपकी ट्रस्ट में बहुत हेल्प हो जाएगी अगर आपको शुरुआती दौर में नहीं पता कि कौन सी चीज़ आपकी कहाँ पे आती है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर क्यों देरी करनी। तो हमारा आज का टॉपिक है जी फिस्कल फेडरलिज्म। कौन सा टॉपिक है हमारा? फिस्कल फेडरलिज्म। सो हम देखेंगे ये होता क्या है, इसके इश्यूज क्या है, ठीक है, न्यूज़ में क्यों था क्या नहीं था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आर फिस्कल फेडरलिज्म, फाइन। तो ये टॉपिक है हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, ठीक है। मेंस में बड़ा काम आने वाला है, तो यहाँ से आप पॉइंट जनरेट कर सकते हो। देखो, नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे अगर मैगजीन आपके पास है। अगर आप इसको फिजिकल फॉर्म में लेना चाहते हो देन आई गेस आपको अमेजोन वगैरह चेकआउट करना पड़ेगा, आपको वहाँ से ये ईजिली जो है ना वो मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपको इसको ऐसे नहीं लेना फिजिकल फॉर्म में, देन यू पीपल कैन गो टू द विजन आईएएस, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। वहाँ से भी नहीं मिल रही, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड, ठीक है। मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगी, आप टेलीग्राम चैनल चेकआउट करना, आई विल प्रोवाइड दियर, फाइन। ओके, तो चलो फाइनली स्टार्ट करते हैं। फिस्कल फेडरलिज्म ये होता क्या है, इसको समझने से पहले एक बार जरा जान लो न्यूज़ में क्यों है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि न्यूज़ में क्यों है क्यों नहीं है, बस आपको समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है भाई, ये फिस्कल है क्या, ये फेडरलिज्म है क्या, ठीक है।
तो न्यूज़ में रहा ये रिसेंटली, जो कुछ स्टेट्स थी आपकी, ठीक, जो कुछ आपकी स्टेट्स थी सुप्रीम कोर्ट के पास जाती हैं, किसके खिलाफ? वो जाती हैं सेंटर के खिलाफ। क्यों? क्योंकि सेंटर जो है उनके साथ में फाइनल जो आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से शेयर नहीं कर रहा, उसके रिगार्डिंग डिस्प्यूट है। समझ में आया? देखो क्या होता है, आपकी जो तमिलनाडु है, जो आपकी केरला है, जो आपकी कर्नाटक गवर्नमेंट है, ये जाती है मिलके सुप्रीम कोर्ट के पास। अरे सुप्रीम कोर्ट जी, ये जो सेंटर है ना, ये हमें डिले कर रहा है, डिजास्टर रिलीफ फंड, ड्राउट रिलीफ फंड को रिलीज करने में बड़ा डिले कर रहा है, हम क्या करें? और हम पे लगा दी है सेंटर ने इम्पोजिशन ऑफ नेट बोरोविंग सीलिंग लिमिट, एक लिमिट लगा दी है कि इससे ज़्यादा आप बोरो नहीं कर सकते। तो मैं आपको पूरा मुद्दा बताती हूँ क्या है ये। अभी आपको लग रहा होगा ये क्या मैंने बोल दिया है ना, क्या डिले, कौन सा फंड डिले, कौन सी जो है वो इम्पोजिशन जो है वो लग चुकी है, क्या इम्पोज कर दिया है सेंटर ने। तो न्यूज़ में सिर्फ इसलिए था क्योंकि जो आपकी कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि तमिलनाडु, ठीक है, ये रही आपकी तमिलनाडु, दिस इज योर केरला, फाइन, एंड दिस इज योर कर्नाटका। समझ में आया? ये आपकी तमिलनाडु है, ये आपकी केरला है, दिस इज योर कर्नाटका। तो ये तीनों स्टेट्स मिलके जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। क्यों जाती हैं? सेंटर के अगेंस्ट में जाती हैं अपील करके कि देखो सेंटर हमारे साथ कर रहा है प्रॉब्लम, वो नहीं दे रहा, मतलब हमें जो अपने फंड है उसको रिलीज करने में डिले कर रहा है, और हमारे ऊपर लगा दी है उसने बोरोविंग करने की एक लिमिट, हम अपना उससे ज़्यादा जो है वो बोरो नहीं कर सकते। अभी आपको कुछ समझ नहीं आया, इतना मुझे भी पता है। क्यों नहीं आया अभी बताती हूँ। तो सबसे पहले ना यही जान लो कि व्हाट डू यू मीन बाय द फिस्कल फेडरलिज्म। पहले डेफिनेशन रीड करो फिर मैं समझाती हूँ। फिस्कल फेडरलिज्म रेफर्स टू how federal state and local government share funding and administrative responsibilities within India's federal system। अब ये फेडरल सिस्टम क्या होता है? देखो आपको पता होगा इंडिया में ना पावर्स डिवाइड है, ठीक है, एक हमारी सेंटर में पावर है, ठीक है, उसके बाद हमारी स्टेट है, स्टेट के बाद हमारी लोकल गवर्नमेंट्स है। तो ये सारे लेवल की जो गवर्नमेंट्स है ना हमारी, ठीक है, इन सारी जो गवर्नमेंट्स के अंदर क्या है, पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन रखी है। फाइन, क्या रखी है? पावर की डिस्ट्रीब्यूशन रखी है, और इनके पास अपनी अपनी ऑटोनॉमी है। लेकिन फाइनली चलती किसकी है? चलती तो सेंटर की है, बट स्टिल क्या हो रखा है कि पावर्स की हो रखी है डिवीजन। क्या हो रखा है? पावर्स की हो रखी है डिवीजन। फाइन, तो ये होता है हमारा फेडरल सिस्टम। क्या होता है हमारा फेडरल सिस्टम? होता है जहाँ पे सारी जो गवर्नमेंट होती है हर लेवल पे जो है वो पावर की डिवीजन हो रखी होती है, बट असल में एक आपका सबको रेगुलेट कर रहा होता है, पिक्चर में सेंटर में होता है आपका सेंटर, ठीक है, आपका फेडरल, आपका सेंटर, और बाकी सारे जो उसकी विंग्स होती हैं, बाकी से उसकी गवर्नमेंट्स होती हैं, उनको भी क्या दे रखी होती है? उसने पावर दे रखी होती है अपने खुद के फैसले खुद लेने की। हर फैसला नहीं, जो जो उनको दे रखा होता है कि अच्छा इस चीज़ पे आप जो है आपके पास राइट है, इस चीज़ पे यू पीपल कैन टेक द डिसीजन, यू पीपल कैन मेक द लॉ, वट एवर यू वॉन्ट टू डू ऑन दिस सब्जेक्ट यू पीपल कैन डू दैट। तो ऐसे फिलहाल के लिए समझ लो कि दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर फेडरल सिस्टम। वेट अ मिनट, आई हैव टू चेक कि जो रिकॉर्डिंग है आपको, एक मिनट, लेट मी चेक रिकॉर्डिंग सही चल भी रही है कि नहीं, क्योंकि कल भी हुआ था मेरे साथ में, हो जाता है कई बार ना बीच में आवाज़ नहीं जा पाती। आई एम सॉरी, आपको जो है वो इंटरप्शन हो रहा है बीच में, उसके लिए आई एम रियली 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 वेरी सॉरी। ओके, जस्ट अ मिनट, आई हैव टू चेक दैट, वेट अ मिनट। और नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फाइन, ओके, सो एवरीथिंग इज गोइंग वेल, फाइन। तो क्या होता है फेडरल सिस्टम? फेडरल सिस्टम एक सिस्टम होता है जहाँ पे जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जो गवर्नमेंट्स होती हैं, इनके बीच में क्या होती है? इनके बीच में होती है पावर डिवाइडेड, ठीक है, और सेंटर में आपकी क्या होती है? एक अथॉरिटी होती है, ठीक है, सेंटर में अथॉरिटी होंगी और इसकी क्या होंगी? बाकी इसकी यूनिट्स होंगी, और उनके पास क्या होगा? क्या होता है उनके पास पावर डिवाइडेड होती है, वो अपने हिसाब से अपने अपने जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे क्या कर सकते हैं? रूल्स वगैरह बना सकते हैं, फैसले ले सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि फेडरल सिस्टम का सिंपल मतलब है कि सेंटर या फिर जो उसके यूनिट्स हैं उनके बीच में पावर की डिवीजन। क्या होता है? पावर की डिवीजन, और ये रहती है हमारी सेंट्रल अथॉरिटी। देखो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की, अगर नहीं भी समझ में आता, कुछ अपनी अप्रोच को मैं चेंज करूँ, थोड़ा आराम से बोलूँ, कैसे करूँ, प्लीज़ मुझे बता देना, ठीक है। पहला दिन है आपको मैगजीन पढ़ाने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चा पहली बार पढ़ रहा है तो इंस्टेड ऑफ कि अच्छा ये कर लिया, ये कर लिया, नो, आपको हर वर्ड का मतलब बताना चाहिए। कम पढ़ो पर क्वालिटी से पढ़ो, दिस आई बिलीव, ठीक है। सो दिस इज माई बिलीव कि अगर आपको पढ़ना है ना तो क्वांटिटी पे ध्यान मत दो,
अगर मैं आपको एक टॉपिक जब 1 घंटे में भी करवा रही हूँ ना, सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि हर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। कर तो मैं ये भी सकती हूँ, ठीक है, आई कुड हैव डन दैट कि नहीं ऐसा कर सकती थी मैं कि ओके फटाफट से ना टॉपिक पढ़ दो और आगे आगे बढ़ती जाऊँ। नो, दिस इज नॉट माई पर्पज टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ लेक्चर्स। फाइन, तो ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है कई बार, कोई बात नहीं, चलो समझ में आ गया। अब देखो, अबाउट फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है। फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जो आपका सेंटर है, ठीक है, जो आपका सेंटर है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है, ये आपस में फंडिंग को कैसे शेयर करती हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जो आपकी सेंटर है, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो आपकी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, वो आपस में शेयर कैसे करती हैं फंडिंग, और कैसे शेयर करती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन इंडियाज फेडरल सिस्टम। इंडिया का फेडरल सिस्टम मतलब जहाँ पे जो सेंटर है और उसकी जो यूनिट्स हैं उसके बीच में पावर डिवाइडेड है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम में जो आपकी सेंटर है, जो आपकी स्टेट है और जो आपकी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, ये सारी गवर्नमेंट्स कैसे फंडिंग को शेयर करती हैं, कैसे अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करती हैं, इसी सारे सिस्टम को बोला जाता है फिस्कल फेडरलिज्म। ठीक है, तो सेंटर कैसे करती है, कैसे उसकी जो रिलेशन है स्टेट के साथ में, फाइन, फंडिंग को शेयर के टाइम पे और एडमिनिस्ट्रेटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के टाइम पे, तो इसी को बोला जाता है फिस्कल फेडरलिज्म। आई होप आपको अब ये वर्ड क्लियर है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फिस्कल फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं। जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है कि जो हमारी सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, वो कैसे शेयर करती हैं फंडिंग और अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस सिस्टम के अंदर जो हमारे इंडिया में है। इसका नाम क्या है, इंडियाज फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम मतलब जहां पे डिवीजन ऑफ पावर्स है और सेंटर क्या है, एक सेंट्रल अथॉरिटी है। आई होप इतना समझ में आया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो फिस्कल फेडरलिज्म होता है ना, ये 3 ब्रॉड प्रिंसिपल्स पे जो है वो काम करता है। कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, अब यहाँ से आपको शायद एकदम समझ ना आए, बट एग्जाम्पल दूंगी ना तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला है फिस्कल इक्विवेलेंसी, ठीक है, दूसरा है डिसेंट्रलाइजेशन थ्योरम एंड थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडाइटरी। ठीक है, अब ये मतलब क्या है, देखो पहले पढ़ ले फिर समझा देती हूँ, चलो पहले पढ़ ही लेते हैं। देखो, इट रिक्वायर्स अ सेपरेट जुरिस्डिक्शन फॉर ईच पब्लिक सर्विस which should include the set of individuals that consume it। I hope आपको अभी समझ नहीं आया होगा, है ना, रुको कोई बात नहीं। Each public service should be provided by the jurisdiction having control over the minimum geographic area that would internalize the benefits and cost of such provisions। Fine, नहीं आया समझ, it's okay buddy, do not worry at all, I'm here for you people, do not worry। Okay, principle of subsidiarity, function should be performed at the low level of the government implying hierarchy। नहीं आया समझ, आ जाओ एग्जाम्पल लेते हैं, छोड़ो, हमें टेक्निकल लैंग्वेज को बड़े आराम से समझना है। तो देखो यहाँ पे लेते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल, इसको जरा करते हैं जूम आउट, जूम इन, लेट्स जूम इन, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, छोड़ो यहीं पे लेते हैं। चलो मान लो ये ना कोई एरिया है, ये क्या है, कोई एरिया है। ठीक है, मान लो ये कोई स्टेट है, एरिया ना बोल के ये कोई स्टेट है। फाइन, तो इस स्टेट में मान लो बहुत सारी सिटीज है। क्या है, स्टेट के अंदर बहुत सारी सिटीज हैं। मान लो सिटी ए, सिटी बी, सिटी सी, डी एंड ई। इतना समझ में आया। अब इन सिटीज के अंदर ना बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज होते हैं, होती है ना एरियाज, आपको पता होगा। फाइन, तो इन सिटीज के अंदर क्या है, इन सिटीज के अंदर है आपके बहुत सारे एरियाज। मान लो हमने सिटी ले ली ए, कौन सी ले ली, ए, और ए को हमने देखा तो ए के अंदर ना बहुत सारे एरियाज हैं, बहुत सारे छोटे छोटे क्या है वहां पे एरियाज हैं। फाइन, तो एरियाज को हम लोग नाम दे देते हैं। तो मैंने एक एरिया को नाम दे दिया एरिया 1, एक को 2, एक को 3, एक को 4, एक को 5। ठीक है, अब क्या होता है, अब जो एरिया 1 है ना, क्या बोला मैंने कि जो आपका सिटी ए का एरिया 1 है, जरा ध्यान से समझो, एक आपकी पूरी स्टेट है। अब उस स्टेट के अंदर सिटीज हैं, अब उन सिटीज के अंदर भी कुछ एरियाज हैं और उस एरिया को मैंने नाम दे दिया 1। तो जो ये वाला आपका पर्टिकुलर ये वाला एरिया है, ठीक है, इतना सा जो ये आपका एरिया है विद इन योर सिटी, अब उसमें क्या होता है, मान लो कि वहां पे ना एक मतलब वहां पे एक सर्विस प्रोवाइड करनी है। कौन सी सर्विस प्रोवाइड करनी है, मान लो वहां पे सर्विस है गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, ये सर्विस है कि कूड़ा इकट्ठा करने की जो है ना वो सर्विस प्रोवाइड करनी है। फाइन,
कहाँ करनी है? जो आपकी सिटी है उस सिटी के अंदर जो एरिया नंबर 1 है। समझ में आया? अब इस गार्बेज कलेक्शन को कलेक्ट कौन करेगा? इस गार्बेज कलेक्शन मतलब इस गार्बेज को कलेक्ट कौन करेगा? तो इस गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए एक क्या होगा? एक अलग से बॉडी होगी, ठीक है, एक अलग से गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी। समझ में आया? अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो इस एरिया का कलेक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नो, इस सिटी के अंदर जो एरिया 1 है, जो यहाँ की गवर्नमेंट है इस एरिया में, फाइन, जो यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी को दिया गया काम, कौन सा काम? गार्बेज कलेक्शन का। कोई और भी काम होगा तो वो अलग अथॉरिटी को दे देंगे। समझ में? ऐसे करके तो जो ये वाला अथॉरिटी है इसका काम क्या है? इसका काम है कि ये करेगी गार्बेज कलेक्शन। फाइन। अब यहाँ के लोग क्या करते हैं? यहाँ के लोग हैं जो आपके, वो इसी गवर्नमेंट को, इसी अथॉरिटी को टैक्स पे करते हैं। क्या पे करते हैं? टैक्स पे करते हैं। हम दोबारा किसकी बात कर रहे हैं? एक स्टेट थी, स्टेट के अंदर एक सिटी थी, सिटी के अंदर एक कुछ एरिया है, उस एरिया में कुछ लोग हैं, वो लोग वहां की गवर्नमेंट को, ठीक है, अब वो सीधा सीएम के पास चले नहीं गए लोग टैक्स पे करने, है ना, तो यहाँ की गवर्नमेंट के पास जाएंगे, तो उस गवर्नमेंट को क्या पे करेंगे? टैक्स पे करेंगे। तो अब क्या होगा? जो ये वाली गवर्नमेंट है, अब इन लोगों का जो टैक्स से पैसा आया है उस पैसे का इस्तेमाल करके, ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइड करेगी कौन सी? गार्बेज कलेक्शन की। समझ में आया? नहीं आया? दोबारा बता देती हूँ। देखो क्या हुआ, एक आपकी बड़ी सी स्टेट है, ठीक है, कोई भी। अब उस स्टेट के अंदर सिटीज हैं, बहुत सारी सिटीज है। अब सिटीज को भी छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लो। तो एक हमने एरिया निकाल लिया कि जी एक हमारा एरिया है, एरिया नंबर 1, ठीक है। अब इस एरिया में क्या है? इस एरिया में लोग भी हैं, गवर्नमेंट भी है। इस एरिया में क्या है? इस एरिया में जो है वो आपके लोग भी हैं और इस एरिया में गवर्नमेंट भी है। लोग जो है वो गवर्नमेंट को पे करते हैं टैक्स, और उसके बदले में गवर्नमेंट क्या करती है? उनको प्रोवाइड करती है सर्विस। क्या प्रोवाइड करती है? सर्विस, ठीक है। अब ये वाले लोग जो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ की सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं, तो यहाँ की सरकार इनके बदले में, मतलब इनके टैक्स के बदले में क्या कर रही है? इनको प्रोवाइड कर रही है ये वाली सर्विस। फाइन, इतना समझ में आया? ये वाली सरकार ही करेगी। अब मान लो एरिया नंबर 5 है या एरिया नंबर 3 है, चलो, अब एरिया नंबर 3 की गवर्नमेंट तो आने वाली नहीं है, ठीक है, एरिया नंबर 3 की गवर्नमेंट तो आएगी नहीं, बोलेगी नहीं कि अच्छा आपने तो इस वाली गवर्नमेंट को टैक्स पे करा और हम आपके लिए एक काम करते हैं, हम आपके लिए जो है ना वो गार्बेज कलेक्शन की सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये क्यों आएगी भाई? यहाँ के लोग इस वाले एरिया में टैक्स पे कर रहे हैं? नहीं पे कर रहे। तो जब इस वाले एरिया में वो लोग टैक्स ही नहीं पे कर रहे, वो लोग यहाँ पर रहते ही नहीं है, ठीक है, जब वो लोग टैक्स ही नहीं पे कर रहे हैं तो वो हकदार ही नहीं है। समझ में आया? मान लो कि सरकार कल को ऐसा करे कि अच्छा एरिया नंबर 1 के जो लोग हैं उन्होंने हमें टैक्स दे दिया, अब एरिया नंबर 3 के लोग हमारे फेवरेट हैं, तो हम ऐसा करते हैं इनका सारा पैसा निकाल लो, इनका टैक्स का पैसा निकालो और सर्विस प्रोवाइड करो 3rd नंबर वाले एरिया के लोगों को। तो ऐसा है? ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने, जिस एरिया के लोगों ने टैक्स प्रोवाइड करा, उन्हीं लोगों का हक बनता है उस पब्लिक सर्विस पे। इतना आपको समझ में आया? आई होप इतना आपको समझ में आया, ठीक है। और दूसरी चीज, ये वाले जो लोग हैं, ठीक है, जो जिस गवर्नमेंट को ये टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये अपनी एरिया नंबर 1 की गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, तो ये सबसे क्लोज है, ये वाली गवर्नमेंट इनकी सबसे क्या है? क्लोज है, ठीक है। अब इनकी गवर्नमेंट है, 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 ये सारी मिलके बनती है एक ही गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब एक सिंगल अथॉरिटी के पास जाएंगी, फिर एक का इशू जाएगा सीधा स्टेट के पास। इतना जरा उसमें बताओ, इतना समझो पहले क्या बोला मैंने, कि गार्बेज कलेक्शन की बात हो रही है। तो हुआ क्या? देखो, पहली चीज क्या है? फिस्कल इक्विवेलेंसी। क्या है? फिस्कल इक्विवेलेंसी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है कि जो हर सर्विस है गवर्नमेंट की, ठीक है, जो ईच सर्विस, ठीक है, हैज इट्स ऑन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो हर सर्विस की क्या होनी चाहिए? अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो उसको प्रोवाइड करने के लिए क्या होएगी? रिस्पॉन्सिबल होएगी। आई होप इतना आपको समझ में आया, ठीक है। क्या हुआ था? जो यहाँ के रेजिडेंट थे एरिया नंबर 1 के, सिटी ए के, वो टैक्स पे करते थे, ठीक है, वो सीधे टैक्स किसके लिए जाते थे? वो गार्बेज कलेक्शन के लिए जाते थे, ठीक है, फंडिंग के लिए जाते थे, ताकि उनके एरिया में उनको क्या मिल पाए? उनको गार्बेज कलेक्शन की सर्विस मिल पाए, ठीक है। और वो सर्विस जो उस गवर्नमेंट ने उस एरिया से कलेक्ट करी, ठीक है, इस एरिया की गवर्नमेंट ने जो कलेक्ट करी, मतलब यहाँ की गवर्नमेंट ने सिर्फ इस एरिया के लिए कलेक्ट करा हुआ टैक्स, सिर्फ इस एरिया को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए टैक्स जो है वो कलेक्ट करा, वो किसी और एरिया में जाके क्या नहीं कर सकती?
और किसी और एरिया में जाके उस टैक्स के पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकती। ठीक है, तो जो आपकी फिस्कल इक्विवेलेंसी क्या कहती है, ये कहती है, देखो मैं अपनी कोशिश पूरी कर रही हूँ यार समझाने की, बता देना फिर भी। ठीक है, फिस्कल इक्विवेलेंसी क्या कहती है, इट रिक्वायर्स सेपरेट जुरिस्डिक्शन फॉर ईच पब्लिक सर्विस। मतलब हर एक पब्लिक सर्विस के लिए एक उसकी अपनी ऑन गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, विच शुड इंक्लूड द सेट ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कंज्यूम इट। ठीक है, और कि उसमें कौन से लोग होने चाहिए, उसी एरिया के लोग होने चाहिए जो एरिया के लोग उसको कंज्यूम करते हैं, और जो लोग वहां पे सर्विस को पाने के लिए क्या पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं। ऐसा नहीं है इन लोगों से पैसा लो, आप एक गवर्नमेंट हो, एक ही गवर्नमेंट हो, इस एरिया से टैक्स ले रहे हो, आप ए सिटी की गवर्नमेंट हो, इस एरिया से आप लोग टैक्स ले रहे हो और इस एरिया में जाके आप उस टैक्स के पैसे का इस्तेमाल कर रहे हो। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस टैक्स के पैसे का इस्तेमाल, उस फंडिंग का इस्तेमाल वहीं जाके करो जिस एरिया से, जिन लोगों से आपने वो टैक्स लिया है और जो लोगों ने अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपको वो टैक्स दिया है। ठीक है, तो आई होप अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा क्या समझाने की कोशिश की मैंने आपको, कि फिस्कल इक्विवेलेंसी क्या कहती है कि सेपरेट जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए हर पब्लिक सर्विस की, हर एक गवर्नमेंट लग रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, और उसमें वो लोग होने चाहिए इंक्लूड जो कि उस सर्विस को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन थ्योरम। जरा इसको पढ़ लो एक बार, इसको क्लीन करते हैं, वेट अ मिनट। ठीक है, क्या क्लीन करते हैं, जरा रुको 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 रुको, क्या हो रहा है, वेट अ मिनट। चलो जी, फाइन। अब देखो जरा रीड करो, ईच पब्लिक सर्विस शुड बी प्रोवाइडेड बाय द जुरिस्डिक्शन हैविंग कंट्रोल ओवर द मिनिमम ज्योग्राफिक एरिया that would internalize the benefits of cost of such provision। समझ में आया कुछ, बताओ मुझे। ठीक है, आया? थोड़ा पढ़ो दोबारा से। ओके, देखो, ईच पब्लिक सर्विस, ठीक है, क्या करना चाहिए, हर पब्लिक सर्विस को शुड बी प्रोवाइडेड बाय द जुरिस्डिक्शन। ठीक है, मतलब जो हर एक पब्लिक सर्विस है उसको कौन प्रोवाइड करेगा। अब ये एरिया था, मान लो सिटी आपकी ए ही है, ये स्टेट है, चलो ये सिटी है आपकी है। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्या थे आपके, इसमें बहुत सारे क्या थे आपके, बहुत सारे इसमें एरियाज थे। हम किस एरिया की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे एरिया नंबर 1 की। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ पे जो एरिया 1 की जो गवर्नमेंट है वो क्या है, वो है आपकी क्लोजेस्ट टू द पीपल। ठीक है, क्या है, वो है आपकी क्लोजेस्ट टू द पीपल हु बेनिफिट फ्रॉम द गार्बेज कलेक्शन सर्विस। कैसे बताऊं, वेट अ मिनट, इसका ना इसी एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, एक सेकेंड। तो क्लीन करो पहले, तो आप क्या सोचोगे हम पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं। ओके, तो देखो ये आपकी स्टेट थी, ठीक है, वो एग्जाम्पल लेते हैं, ये ए है आपकी, ठीक है, सिटी है। अब इसमें क्या थे, बहुत सारे एरियाज थे, बहुत सारे क्या थे इसमें, एरियाज थे। तो अब क्या है, इन्होंने ये बोला कि देखो सर, हमारे सुनो ध्यान से बात, इस प्रिंसिपल में क्या कहता है, फिस्कल फेडरलिज्म का डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि जो गवर्नमेंट लोगों के बिल्कुल क्लोज है ना, ठीक है, जो गवर्नमेंट लोगों के बिल्कुल क्लोज है ना, उस गवर्नमेंट को ज्यादा पता होता है। मान लो ये वाला एरिया था, तो जो इसकी गवर्नमेंट है वो इन लोगों के ज्यादा क्लोज है, तो जो यहाँ की गवर्नमेंट है, ठीक है, इस एरिया की गवर्नमेंट है, उसको ज्यादा पता है कि इन लोगों की नीड्स क्या हैं। ठीक है, इन लोगों को क्या चैलेंज को मतलब किन समस्याओं का, किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो इनको ज्यादा पता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि कई मान लो कि यहाँ से उठ के कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी आ जाए और इन लोगों को रेगुलेट करने लग जाए, तो वो कुछ नहीं कर पाएगी यहाँ पे आके। क्यों? क्योंकि वो एक बड़े लेवल से आई है, क्योंकि इतनी बड़ी अथॉरिटी आई है, स्टेट लेवल से आई है। अब स्टेट के अंदर बहुत सारे सिटीज हैं, ठीक है, विलेजेस हैं, उनके भी आगे आगे पार्ट्स हैं, अंदर अंदर जा जाके तो बिल्कुल आप नीचे चले जाओगे, बिल्कुल लो लेवल पे चले जाओगे, ठीक है, बिल्कुल छोटे लेवल पे चले जाओगे, फिर इतना बनेगा, फिर इतना बनेगा, फिर इतना बनेगा, फिर इतना बन के आपकी पूरी स्टेट बनेगी। देखो क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं, मान लो ये कोई एरिया है छोटा सा, ठीक है, इस एरिया को मिला के कोई बड़ा एरिया बनेगा, फिर और कोई बड़ा एरिया बनेगा, फिर कोई और बड़ा एरिया बनेगा, फिर कोई और बड़ा एरिया बनेगा, फिर एक और बड़ा एरिया बनेगा जिसको हम नाम दे देंगे स्टेट। तो यहाँ की सीधी अथॉरिटी आके यहाँ पे काम करेगी, विच इज नॉट गुड। ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इस गवर्नमेंट को नहीं पता, ये तो एक बड़ी लार्ज पिक्चर में लोगों को देख रही है, बट जो यहाँ की सरकार है, इस एरिया की गवर्नमेंट है, उसको यहाँ के लोगों की
जो ज़रूरतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ज़्यादा पता है। अगर वो ही गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो वो क्या कर पाएगी, वो अच्छे से देख पाएगी कि अच्छा मतलब इसको क्या बेनिफिट जो है वो मिलने चाहिए, इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमें इनके लिए क्या करना चाहिए। समझ में आ रहा है, कुछ थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बेटर यही रहता है, ठीक है, बेहतर यही है कि बिल्कुल जो है आपकी वो गवर्नमेंट इस एरिया को रेगुलेट करे, इस एरिया में सर्विसेज प्रोवाइड करे जो गवर्नमेंट बिल्कुल लोगों के नज़दीक है, बिल्कुल क्लोजेस्ट है लोगों के, ठीक है। सो दैट कि वो देख पाए कि अच्छा इस चीज़ से इन लोगों को फ़ायदा होने वाला है, इस चीज़ से इन लोगों को नुकसान होने वाला है, और इन लोगों की एट पर्टिकुलर टाइम पे क्या है, ये वाली जो है वो डिमांड है। आई होप अब आपको समझ आया होगा क्या है। ईच पब्लिक सर्विस, हर एक पब्लिक सर्विस शुड बी प्रोवाइडेड बाय द जुरिस्डिक्शन, उस जुरिस्डिक्शन के द्वारा प्रोवाइड करनी चाहिए, उस अथॉरिटी के द्वारा प्रोवाइड कर देनी चाहिए, हैविंग कंट्रोल ओवर द मिनिमम ज्योग्राफिक एरिया, ठीक है, ये है, दिस इज द मिनिमम ज्योग्राफिक एरिया, एरिया नंबर 1, ठीक है, दैट वुड internalize the benefits and cost of such provision because they are the closest one to the people, ठीक है, वो अथॉरिटी जो है वो closest to the people, और उसको बेहतर तरीके से पता है उन लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको किस वक्त पे क्या चाहिए। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। तो ये प्रिंसिपल क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन थ्योरम, कि क्या कर दो, डिसेंट्रलाइजेशन कर दो, कि सिर्फ ये नहीं है कि एक सेंट्रलाइजेशन कर रहे हो कि एक अथॉरिटी जाकर उसको कंट्रोल कर रही है, नो, इनको भी पावर दे दो आप लोग जो बिल्कुल लोकल लेवल में है, डाउन में जाके हैं, सो दैट वो अपने एरिया को कंट्रोल कर पाए, ठीक है, उनको पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कर पाए, ताकि उनको जो है वो अच्छे से मतलब हर एक चीज़ को अच्छे से प्रोवाइड कर पाए, क्योंकि उनको बेहतर पता होता है कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं। आई होप मैं आपको मतलब अच्छे से समझा पा रही हूँ, ठीक है, ओके। प्रिंसिपल समझ में आ गया। फिस्कल इक्विवेलेंसी, इसका मतलब क्या था कि हर एक सर्विस को, ठीक है, ईच सर्विस हैज इट्स ऑन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है, हर सर्विस के लिए। अब गार्बेज कलेक्शन करो, ठीक है जी, आप कोई और काम करो तो वो करो, ये नहीं कि एक ही अथॉरिटी सारे काम करने में लगी हुई है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, फिस्कल इक्विवेलेंसी होनी चाहिए आपकी। दूसरी चीज़, डिसेंट्रलाइजेशन थ्योरम क्या कहती है कि वही अथॉरिटी को सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए जो उस एरिया में है, मिनिमम ज्योग्राफिक एरिया में है, जो उन लोगों की ज़रूरतों को बेहतर समझती है और जानती है। अब आता है अगला, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडायरी। अब इसका मतलब क्या है, फंक्शन शुड बी परफॉर्म्ड एट द लो लेवल ऑफ गवर्नमेंट इम्प्लाइंग हिरार्की। अब इसका मतलब क्या है, अब मुझे एक बात बताओ, जो हमारी सिटी नंबर ए थी, ठीक है, जो हमारी स्टेट थी, स्टेट में सिटी ए थी, और सिटी ए में जो एरिया नंबर 1 था, वहाँ पे गार्बेज कलेक्शन की सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा था, स्टेट का कोई आ रहा था, सिटी का कोई आ रहा था, नो, उस एरिया की अथॉरिटी ही प्रोवाइड कर रही थी। क्या कर रही थी, उस एरिया की जो अथॉरिटी है, जो लोकल गवर्नमेंट है उस एरिया की, वही प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है। तो ये जो आपकी गवर्नमेंट है जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है इस एरिया में, बिल्कुल लो लेवल की गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये वाला जो ये सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है, ये इस प्रिंसिपल को ध्यान में रख के प्रोवाइड करी जा रही है, ठीक है, समझ में आया, मतलब इस प्रिंसिपल को फॉलो करा जा रहा है। फंक्शंस शुड बी परफॉर्म्ड एट द लो लेवल ऑफ गवर्नमेंट, तो फंक्शंस वाक्य में ही लो लेवल ऑफ गवर्नमेंट में परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है, सबसे टॉप पे है ये, सबसे डाउन में है, तो ये वाले एरिया में जो डाउन में है, बिल्कुल इस वाले एरिया की जो बात हो रही है, इस वाले एरिया में वाक्य में ही जो आपकी बिल्कुल लो लेवल पे जो गवर्नमेंट है वही क्या प्रोवाइड कर रही है, वही फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है, वही सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। और हर सर्विस की क्या है, अपनी अपनी क्या है, अपनी अपनी जो है अथॉरिटी है प्रोवाइड करने के लिए। ये तीनों प्रिंसिपल्स को एक साथ जोड़ के देखो, ठीक है, अलग अलग मत देखो इनको। पहले जो मैंने एग्जाम्पल सबसे पहले समझाया था ना, उसमें ध्यान से देखो, सारे एग्जाम्पल्स आपके फिट हो रहे हैं। दोबारा से रिपीट करो, चलो। फिस्कल इक्विवेलेंसी का मतलब क्या है कि हर एक पब्लिक सर्विस के लिए अपनी एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, कि कल को हम जवाब मांगे, अरे भाई गार्बेज कलेक्शन नहीं हुआ हमारा, हमने टैक्स पे करा था, स्पेसिफिकली हमने इस चीज़ के लिए टैक्स पे करा था, हमारे जो है वो पानी की दिक्कत आ रही है, जो हमारे मतलब डेली घरों में पानी आ रहा है उसकी दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए एक अलग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है। अगर सारी कामों को एक ही अथॉरिटी करने लग जाएगी तो खिचबिच जो है वहाँ पे हो जाएगी, समझ में आया। और दूसरा कि उसी एरिया की जो एक मिनिमम ज्योग्राफिक एरिया है, उस एरिया की ज़रूरतें जो है वो बेहतर समझती है वो गवर्नमेंट, जो लोगों के क्लोज होती है,
तो ये उसी का फर्ज बनता है कि वही क्या करे, वही वहां पे सर्विस को प्रोवाइड करे, सो दैट पहली बात तो लोग उनको अकाउंटेबल भी ठहरा पाए। ठीक है, जवाब मांगेंगे भाई हमने टैक्स पे करे हैं, आपको हमारे एरिया में तो कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। समझ में आया? और दूसरा, ये प्रिंसिपल को फॉलो करा ही जा रहा है। क्या फॉलो करा जा रहा है कि बिल्कुल जो है वो लो लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो फंक्शंस को क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है। अब आपको तीनों प्रिंसिपल जो है वो समझ में आ गए होंगे। इसका सीधा साफ मतलब ये है, इतना बड़ा एरिया है ना, तो ये वाला जो इंसान है जो सारे एरिया को एक बड़े लेवल पे एक बिग पिक्चर में देख रहा है, बिगर पिक्चर में देख रहा है, वो इस वाले पर्टिकुलर एरिया की ना प्रॉब्लम्स नहीं समझ सकता। ठीक है, इस वाले एरिया की प्रॉब्लम नहीं समझ सकता, इस वाले एरिया की प्रॉब्लम नहीं समझ सकता, क्योंकि वो एक बड़े लेवल पे चीजों को देख रहा है। ठीक है, अब मान लो पानी की दिक्कत है इस वाले एरिया में, या फिर गंदगी बहुत ज्यादा हो रही है, बट पूरी जगह साफ पड़ी है, तो ये वाला एरिया कहाँ गया? तो पता तो इसकी सरकार को ही होगा ना, जो यहाँ पे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है उसको ही पता होगा ना कि यहाँ पे पानी की दिक्कत है। तो आप इसको कैसे बोल सकते हो कि ये कंट्रोल करे आगे? ठीक है, ये हेड है, टॉप पे है, फाइन, ओके, बट इसको कुछ पावर्स दो, जो यहाँ पे अथॉरिटी है उसको पावर्स दो, सो दैट वो फंक्शंस परफॉर्म कर पाए। ठीक है, दैट वुड इंटरलाइज द बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ सच प्रोविजन, जो कर पाए, देख पाए कि अच्छा ऐसा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फाइन, ठीक है, अब देखते हैं कहाँ कहाँ पे हमारे संविधान में, कहाँ कहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो इस चीज़ की बात की जा रही है, आपके फिस्कल फेडरलिज्म की। ठीक है, मतलब इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म की अरेंजमेंट को लेके कौन कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो इसको डिफाइन करते हैं, इसकी बात करते हैं। ठीक है, एक है आपका 7th शेड्यूल। क्या है आपका 7th शेड्यूल? मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ कितने हमारे शेड्यूल्स हैं, और शेड्यूल नंबर जो 3 है, और हाँ जो 3 है वो किस चीज़ की बात करता है। ठीक है, किस चीज़ की बात करता है, तो मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बता देना, और कितने आपके शेड्यूल हैं ये भी मुझे बताना। तो हम बात कर रहे हैं 7th नंबर वाले शेड्यूल की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? 7th नंबर वाले शेड्यूल की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन delineates tax bases between the union states, listing them in the union list, the state list respectively। देखो मैं बताती हूँ क्या मतलब है, इतनी टेक्निकल लैंग्वेज में मत जाओ। ठीक है, आ जाओ। तो जो आपका शेड्यूल नंबर 7 है ना, उसमें ठीक है बात हो रही है, वो अच्छे से डिफाइन कर रहा है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से डिफाइन कर रहा है टैक्स बेसिस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। अब देखो, एक मिनट, एक सेकेंड, ये पेन को क्या हुआ बेटा, मिनट। ओके, तो देखो जो आपका आर्टिकल 246 है ना, ये क्लियरली डिफाइन कर रहा है, बड़े ही क्लियरली डीलाइनेट्स। ठीक है, बड़े क्लियरली दिखा रहा है, मार्क आउट कर रहा है, डिफाइन कर रहा है कि कौन से टैक्स कलेक्ट करने की पावर, मतलब कौन सा टैक्स कलेक्ट करने की पावर किसके पास में है। मान लो कोई टैक्स है, और ये भी कोई टैक्स है, ये भी कोई टैक्स है, ये भी कोई टैक्स है, ये टैक्स मान लो इनकम टैक्स है, ये प्रॉपर्टी टैक्स है, ठीक है, ये कस्टम ड्यूटीज है, ये एग्रीकल्चर का टैक्स है, एग्रीकल्चर की इनकम का टैक्स है। तो जो आपका आर्टिकल नंबर 246 है ना, ठीक है, जो आपका आर्टिकल नंबर 246 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्लियरली डिफाइन कर रहा है कि कौन सा टैक्स जो है कलेक्ट करने की पावर यूनियन के पास में है, और कौन सा टैक्स कलेक्ट करने की जो पावर है वो आपकी स्टेट के पास में है। Constitution delineate tax bases between the union and the state, listing them in the union list and the state list। ठीक है, तो यूनियन किस पे जो है वो टैक्स कलेक्ट कर पाएगी, जिस सब्जेक्ट की बात यूनियन लिस्ट में हो रही है, और स्टेट किस सब्जेक्ट पे जो है वो टैक्स कलेक्ट कर पाएगी, जिस सब्जेक्ट की बात स्टेट की लिस्ट में की जा रही है। जो आपका 7th शेड्यूल है वो लिस्ट की बात, 3 लिस्ट है, उसके अंदर कौन कौन सी है, 2 तो मैंने आपको बता दी, यूनियन और स्टेट, और कौन कौन सी है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। कुछ सी से होती है शायद, बताना मुझे, ठीक है ज़रूर। ओके जी, ये आपका क्वेश्चन है आज का। तो देखो समझ में आ गया इतना। अब जैसे मान लो ये यूनियन है, ठीक है, ये स्टेट है, मान लो इस लिस्ट में लिखा गया है, इस लिस्ट में लिखा गया है आपका इनकम टैक्स। ठीक है, इस लिस्ट में लिखा गया यूनियन के लिए इनकम टैक्स, यहाँ पे लिख दिया सेल्स टैक्स। ठीक है, गलती से अगर स्पेलिंग से गलती हो जाए ना तो प्लीज जाना मत, क्योंकि हो जाती है, ठीक है, बोलते बोलते। ओके जी, एंड प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है, और क्या होता है हमारा कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो यूनियन लिस्ट में है, एंड और मैंने कौन सा बोला था, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स। तो देखो अब यूनियन लिस्ट में ये कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, और स्टेट लिस्ट में ये कुछ टॉपिक लिखे हैं,
तो अब ये नहीं है कि ये आके टैक्स कलेक्ट करेंगे इस वाली चीज पे, नो। अब यूनियन के पास ये पावर है। आर्टिकल 246 ने अच्छे से डिफाइन कर दिया कि अच्छा यूनियन लिस्ट में ये वाली चीजें लिखी हैं, स्टेट लिस्ट में ये वाली चीजें लिखी हैं, तो इन पे जो राइट है टैक्स इकट्ठा करने का वो सिर्फ और सिर्फ है यूनियन के पास में। और जो कुछ ये वाले सब्जेक्ट्स हैं इन पे जो टैक्स कलेक्ट करेगी वो आपकी जो है वो स्टेट करेगी। समझ में आ गया कि 7th शेड्यूल में क्या बात हो रही है, ठीक है। और आर्टिकल 246 आपका क्या डिफाइन कर रहा है। तो मतलब फिजिकल फेडरलिज्म की बात कहाँ करी गई है, आपके 7th शेड्यूल के अंदर करी गई है। 7th शेड्यूल में आपकी क्या देखने को मिलती है, यूनियन लिस्ट देखने को मिलती है और स्टेट लिस्ट देखने को मिलती है। और आपका आर्टिकल 246 साफ डिफाइन करता है कि यूनियन जो है, ठीक है, वो कहाँ से टैक्स की कलेक्शन करने वाली है और जो स्टेट है वो कहाँ से टैक्स की कलेक्शन करने वाली है। आई होप अब आपको समझ में आया एंड आई एम रियली सॉरी इफ यू पीपल आर गेटिंग इरिटेटेड फ्रॉम माई दिस, बार बार कहने से कि आई होप यू पीपल आर रियली गेटिंग दिस, मतलब इस चीज़ को बोलने से इफ यू पीपल आर गेटिंग इरिटेटेड देन आई एम रियली वेरी सॉरी, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इसको कम करूँ। ओके, आगे आ जाओ फटाफट से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवेन्यू, ठीक है। अब बात हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवेन्यू को लेके कि कैसे जो है रिवेन्यू की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स रिवेन्यूज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट इज एज फॉलो। आ जाओ देखते हैं कि कैसे जो है जो टैक्स जो रिवेन्यू आता है, ठीक है, जो टैक्स इकट्ठा करके जो पैसा आता है, सारा सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें जो रिवेन्यू जनरेट होता है वो यूनियन और स्टेट के बीच में डिवाइड कैसे होता है, ठीक है। आप 10 लोग हो, ठीक है, आप लोगों ने पैसा इकट्ठा कर लिया, मान लो 100 रुपीज़ हो गए, ठीक है, और एक आपका लीडर है, बाकी 9 लोग आप ऐसे ही हो, ठीक है, आप लीडर और बाकी 9 लोग आपके साथ में है, तो 1 और 9 इस रेशियो में कैसे पैसा डिवाइड होगा, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो आ जाओ जरा देखिए हम भी। फाइन, टैक्स डिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट होली असाइंड टू द स्टेट। तो आर्टिकल 269 246 समझ में आया। अब आ जाओ आर्टिकल 269 में जहां पे बात हो रही है टैक्स की रेवेन्यू की डिवीजन की, डिस्ट्रीब्यूशन की, नॉट डिवीजन की, चलो डिस्ट्रीब्यूशन सही वर्ड रहेगा यहाँ पे, ठीक है, कि कैसे जो टैक्स वो डिवाइड होगा, कैसे टैक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये क्या कह रहा है कि वो टैक्सेस, ठीक है, वो टैक्सेस जैसे कि आपका एक टैक्स ले लो, टैक्स बेसिक कस्टम ड्यूटी ले लो, ठीक है, जो यहाँ से जो पैसा आएगा, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है, पहली बात इसको जो इम्पोज कौन करेगा, इसको इम्पोज करेगा सेंटर, ठीक है, इसको लगाए, इसको कलेक्ट भी कौन करेगा, इसको कलेक्ट भी कौन करेगा, सेंटर करेगा, ठीक है। सबसे पहले तो बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या होते ही बता दूं मैं आपको, कहीं बोल लो कि क्या उलझा रहे हो हमें, ठीक है जी। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है जो आपकी टैक्स इम्पोज ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू द कंट्री, ठीक है, जो आपकी इंपोर्ट होती है ना गुड्स हमारी कंट्री में, उन पे जो टैक्स लगता है उसको हम लोग बेसिक कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। और ये इम्पोज भी आपका सेंटर ही करेगा, ठीक है, जो आपकी इंपोर्टेड चीजें हैं, गुड्स हैं, उन पे। और इसको कलेक्ट भी टैक्स, इस टैक्स को कलेक्ट भी कौन ही करेगा, सेंटर करेगा, बट होली असाइंड टू दी स्टेट्स। पर ये असाइन किसको कर दिया जाता है, किसको कर दिया जाता है, क्या लिखा है ये पढ़ो, स्टेट्स को, ठीक है, क्या कर दिया जाता है कि टैक्स जो है वो इम्पोज करते हैं बेचारे ये हैं, बट होली असाइंड किसको कर दिया जाता है, ये स्टेट्स को, कि जाओ स्टेट्स करो तुम लोग ऐश, ठीक है, कर लो जो तुम लोगों को करना है, यू पीपल कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ठीक है, कर लो, हमने तो इकट्ठा करा, हमने इम्पोज कर दिया, सब कर लिया, अब आपके मन की इच्छा है, जो करना है करो, जाओ ऐश करो। ओके जी, फाइन, आगे समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाता है बीच बीच में, ओके ठीक है, आगे देखो, आगे आ जाओ जरा नेक्स्ट पॉइंट पे। अब ये पॉइंट क्या कहते हैं, लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। पहले तो ये समझ लो क्या है, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, ठीक है, इम्पोज हो रहा है और जो कलेक्शन हो रही है जीएसटी की, किसके रिगार्डिंग, इंटर स्टेट। पहले समझ लो यार, आ जाओ छोड़ो, मान लो कोई स्टेट का एग्जाम्पल सोचो, कोई स्टेट का नाम सोचो, मान लो गुजरात है, ठीक है, कोई गुजरात बेस्ड कंपनी है, मान लो XYZ या ABC जो भी है, AX कंपनी है, मान लो कोई गुजरात बेस्ड कंपनी है, वो क्या करती है, वो अपनी गुड्स या फिर सर्विसेज को, ठीक है, क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करती है,
आपकी कौन सी गवर्नमेंट ले, मान लो तमिलनाडु गवर्नमेंट को, ठीक है, मुझे एग्जांपल में ना नाम याद नहीं आता कौन कौन सा नाम हमने, फिर साफ से करते हैं, रुको जरा, रुको, जो ऐसे नहीं काम बनेगा, ठीक है। ये गुजरात बेस्ड कोई कंपनी थी, ठीक है। अब इसने क्या करा, इसने सेल कर दी तमिलनाडु के कस्टमर को कुछ अपनी गुड्स या फिर कोई सर्विस, समझ में आ गया, ठीक है। अब मान लो कोई पंजाब के ना फार्मर है, पंजाब का कोई फार्मर है, अब उन पंजाब के फार्मर ने क्या करा, मान लो कोई एरिया है, छत्तीसगढ़ है मान लो एरिया, ठीक है, वहां के किसी इंसान को या वहां की किसी कंपनी को क्या कर दिया, क्रॉप्स जो है ना वो उन्होंने सेल कर दी, समझ में आया इतना, या फिर बाय कर ली। तो अगर उन्होंने बाय करी, छत्तीसगढ़ ने बेची है, इन्होंने खरीदी है तो उन्होंने बेची है। अब अगर इन्होंने खरीदी है, इन्होंने बेची है, तो इन्होंने क्या करी है, खरीदी है। आई एम रियली सॉरी, आपको आवाज आ रही है बैकग्राउंड से, ठीक है, आई एम सॉरी 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 सॉरी, ओके जी, समझ में आया। तो जब क्या हो रहा है, जब स्टेट्स के बीच में क्या हो रही है, ट्रांजैक्शन हो रही है, गुड्स को बाय करा जा रहा है, ठीक है, गुड्स को सेल करा जा रहा है, गुड्स को बेचा जा रहा है, जब चाहे वो कोई इंडिविजुअल है, चाहे वो कोई कंपनीज है, जब स्टेट्स के बीच में क्या होती है, स्टेट्स के बीच में जब ट्रांजैक्शन होती है, मैटर नहीं करता उस स्टेट का कोई इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन कर रहा है, ठीक है, या उस स्टेट की कोई कंपनी कर रही है, मैटर ये करता कि वो लोग उस स्टेट के हैं और वो दूसरे स्टेट के साथ में क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, ठीक है, सामान को खरीद रहे हैं, सामान को बेच रहे हैं। तो जब ऐसे ट्रांजैक्शन होती हैं, इन ट्रांजैक्शंस पे एक लगता है आपका टैक्स, क्या लगता है, ऐसे ट्रांजैक्शन पे आपका लगता है टैक्स, और उस टैक्स का नाम क्या होता है, उसी टैक्स का टैक्स, यस टैक्स, उसी टैक्स का नाम होता है इंटर स्टेट ट्रेड टैक्स या फिर कॉमर्स, मतलब उसी को बोलते हैं, सॉरी उसी पहले तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट, जो आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है इसको बोल रहे हैं इंटर स्टेट ट्रेड या इसको बोलते हैं इंटर स्टेट कॉमर्स, ठीक है। और इस पे जो टैक्स लगता है, इस पे जो टैक्स लगता है, उस टैक्स का नाम होता है आपका IGST, ठीक है। कोई मुझे फुल फॉर्म बताएगा IGST की, इसका तो आपको पता होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आई का मतलब बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी, होमवर्क क्या आपका, इंटीग्रेटेड तो नहीं होता कुछ, शायद यही होता है ठीक है, तो क्या लगता है, IGST टैक्स जो है वो आपका लगता है, मतलब जो टैक्स लगता है उसका नाम होता है IGST, जो इंटर स्टेट ट्रेड पे और इंटर स्टेट कॉमर्स पे आपका टैक्स लगता है। इंटीग्रेटेड टैक्स जो आपका लगता है गुड्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, इसका ये पूरा नाम होता है। तो अब क्या होता है, अब देखो, जब गुजरात और तमिलनाडु के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही थी, ठीक है, कुछ बेचा और खरीदा जा रहा था, वहां पे एक टैक्स लग गया IGST। और जब फार्मर ने, छत्तीसगढ़ बोला था ना मैंने, हाँ, छत्तीसगढ़ में कुछ क्रॉप्स वगैरह बेची या फिर खरीदी, तो वहां पे कुछ टैक्स लग गया, उसका नाम मैंने दे दिया IGST। तो जो ये वाला टैक्स था ये लग गया। अब ये टैक्स का मतलब क्या, पैसे लगे ना, पैसे कटे उन लोगों के, उस पर कुछ उनको हल्की सी चीज पे पड़े पैसे, तो जो पैसा आया, कलेक्शन जो उस पैसे की हुई, जो वो रिवेन्यू वहां से जनरेट होता है, ठीक है, जो वो रिवेन्यू वहां से जनरेट होता है, वो डिसाइड करेगी आपकी GST काउंसिल की सेंटर और स्टेट में वो पैसा कैसे डिवाइड होगा। आई होप मैं जस्टिस कर पाई इस एक्सप्लेनेशन के साथ में, आपको समझा पाई, ठीक है। वो एक्चुअली आप आवाज आई थी तो मेरा ध्यान थोड़ा हट गया था, उस बीच मैंने कुछ गलत ना बता दिया, एकदम ये ना बाहर से आवाज आती है, बाहर से घर से ही आ रही है मेरे, तो ये ठीक है, अभी आपको आई थी, ठीक है। माई पेट इज हियर, मतलब हेयर नहीं, पास नहीं, थोड़ा दूरी है, बट तब भी आवाज कैच कर ली लैपटॉप ने, फिर से आ गई, ओके चलो, क्या बताया मैंने कि जो आपका IGST है, ठीक है, जो इंटर स्टेट ट्रेड पे आपका टैक्स लगा है, उससे जो रिवेन्यू जनरेट हुआ है, वो रिवेन्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा सेंटर और स्टेट्स के बीच में, ठीक है, वो डिसाइड करती है आपकी GST काउंसिल। कौन डिसाइड करता है, ठीक है, किसकी रिकमेंडेशन पे उसकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो होती है आपकी GST काउंसिल। वही बताएगी कि अच्छा ऐसे ऐसे आपको क्या करना है, टैक्स को क्या करना है, अपने बीच में डिवाइड करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओके। अब ये GST काउंसिल क्या है, कौन बताएगा, तो सबसे पहले तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, अपनी लक्ष्मीकांत को चेकआउट करना, वहां पे दिखेगी आपको, ठीक है। तो ये क्या है आपकी
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके सेंटर के भी जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और आपके स्टेट्स के भी क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। और यही क्या बताएगी, बताएगी कि अच्छा जो IGST है उससे जो रिवेन्यू आया है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी आपके यूनियन के बीच में, आपके स्टेट के बीच में, ठीक है। और ये क्या इंश्योर करती है, फेयर एंड बैलेंस एलोकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि सेंटर बोले हमें तो कुछ मिला ही नहीं है, स्टेट बोले हमें तो कुछ मिला ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से बीच में काफी काम करती है यूनियन और स्टेट्स के बीच में, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला है टैक्स लिवाइड एंड कलेक्टेड, ठीक है। टैक्स लिवाइड मतलब इम्पोज एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन, मतलब लगाया उसको यूनियन ने, ठीक है। कलेक्ट भी उसको करा यूनियन ने, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। पहले क्या था, कलेक्ट करा सेंटर ने, ठीक है, लगाया भी सेंटर ने, दे दिया किसको, स्टेट्स को। दूसरा क्या था, इंटर स्टेट हो रही है, वो दोनों में डिवाइड हो गया, ठीक है। किसने बोला डिवाइड कर लो, GST काउंसिल जैसे बोला वैसे डिवाइड कर लिया। अब आया कि टैक्स जो है वो यूनियन ने ही इम्पोज करा, यूनियन ने ही कलेक्ट करा, बट अब उनकी डिस्ट्रीब्यूशन किसके बीच में होगी, यूनियन और स्टेट्स के बीच में होगी। लेकिन ये चीज को डिसाइड करेगी आपकी फाइनेंस कमीशन। कौन डिसाइड करेगी, फाइनेंस कमीशन। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है, कि कितना आपको शेयर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, इनकम टैक्स को लगा कौन रहा है, कौन लगा रहा है, आपकी ये यूनियन लगा रही है, ठीक है। कलेक्ट भी कौन कर रहा है, आपकी जो है ये यूनियन कर रही है, ठीक है। कॉर्पोरेशन पे जो टैक्स लगता है, इंडिविजुअल्स पे जो लगता है, तो ये कर कौन रहा है, कलेक्ट कर तो यूनियन रहा है, लगा भी यूनियन रहा है, बट ये जो है इनकी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, इसको डिवाइड करा जा रहा है यूनियन और स्टेट्स के बीच में। और ये किसकी रिकमेंडेशन के बेस पे हो रहा है, ये हो रहा है आपका फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बेस पे। अगर बात आती है इंटर स्टेट रेट से आए हुए टैक्स की, तो उस पर रिकमेंडेशन देती है आपकी GST काउंसिल की भाई ऐसे ऐसे करके जो है ना इतना इतना शेयर आपको मिलना है, तो इतना पैसा आपको मिलेगा, 30 रुपये आप लोगों को 17 को दे दो, ठीक है। तो वो उसकी मर्जी है कि 50 दे दे, 60 दे दे, 40 का रेशियो बना दे, तो वो मर्जी GST काउंसिल की है। जब बात आती है IGST की, लेकिन जब ऐसे टैक्स की बात आती है जिस टैक्स को यूनियन ही लगा रही है, ठीक है, और यूनियन ही कलेक्ट कर रही है, और उसको जब डिवाइड करने की बात आती है, डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आती है, तो वहां पे पिक्चर में आ जाती है आपकी फाइनेंस कमीशन। कौन आ जाती है, फाइनेंस कमीशन। सो आपका होमवर्क ये है, फाइनेंस कमीशन क्या होता है, दिस यू हैव टू टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। वीडियो लंबी ना हो जाए, आप बोलो कितनी लंबी लंबी वीडियो से बनाती हूँ मैं, ठीक है। आ जाओ जरा, पहले इधर आ जाओ। जो स्टेट होती है उसके पास रिवेन्यू के सोर्स क्या क्या होते हैं। जैसे मान लो आपके पास ना हर साल नहीं, हर मंथ ना, मान लो कि 2000 रुपीज़ ना या 25 रुपीज़ जो है वो आपके हर साल आपके एंड, जब आप मंथ के एंड में आते हो तो इतना पैसा आपके पास होता है। तो आपका सोर्स क्या है, मान लो 1000 रुपीज़ आपको आपके पापा दे देते हैं, ठीक है, 1500 आपकी मम्मा दे देते हैं, या आपके ब्रदर सिस्टर आपको दे देते हैं। तो ये लोग आपका सोर्स है, आपके फादर, आपके मदर और आपकी या आपकी जो सिबलिंग्स हैं वो आपका क्या है, इस इनकम का आपका सोर्स है, ठीक है, इस रिवेन्यू का सोर्स है। तो वैसे ही ना जो आपकी स्टेट्स होती हैं इनके रिवेन्यू के भी सोर्सेज होते हैं। ये नहीं कि पैसे सिर्फ इनको एक ही जगह से मिल रहा है, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ स्टेट रिवेन्यू क्या है, पहला तो है टैक्स से, जो टैक्स इकट्ठा करा है, ठीक है। या तो स्टेट का खुद का ऑन टैक्स रिवेन्यू है, या फिर उनको सेंटर से मिला है, टैक्स डेवल्यूशन फ्रॉम सेंटर जो है वो सेंटर ने उनको मतलब डिवाइड करके उनको दिया है उनके हिस्से का टैक्स। तो ये दो सोर्स हो गए टैक्स के, ठीक है। जैसे इनकम पे टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी पे हो गया, टैक्स ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज पे हो गया। तो ये तो हो गया टैक्स लगने से सेंटर के पास में पैसा, स्टेट के पास में पैसा आता है, पहला सोर्स हो गया टैक्स वाला। दूसरा हो गया नॉन टैक्स का। नॉन टैक्स कैसे, मतलब जो डिविडेंड मिलता है PSA से, जो प्रॉफिट कमाती हैं आपकी स्टेट्स, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए जो हम लोग फीस पे करते हैं, वो फीस इन लोगों के पास ही जाती है ना, टैक्स नहीं लगा रहे हम पे, हम तो सर्विस लेने के लिए फीस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो वो नॉन टैक्स रिवेन्यू है। और दूसरा जो यूनियन गवर्नमेंट है ना, वो ग्रांट्स भी देती रहती है हेल्प करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स की, जैसे कि डिजास्टर रिलीफ ग्रांट होगी, ग्रांट फॉर लोकल बॉडीज, ठीक है, लोकल बॉडीज के लिए ग्रांट आती रहती है, रिवेन्यूज आता रहता है डेफिसिट ग्रांट का। तो ऐसे करके ना इनको अच्छे से रिवेन्यू मिल जाता है, टैक्स का कुछ सोर्स बनते हैं, कुछ नॉन टैक्स के सोर्स बनते हैं, और कुछ ग्रांट्स में इनको पैसा मिल जाता है। ऐसे करके स्टेट्स अपना रिवेन्यू कमाती हैं और अपनी जो स्टेट को चलाती हैं, ठीक है। अब देखो ग्रांट इन एड्स, हम क्या पढ़ रहे हैं, बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की,
कहाँ कहाँ पे बात हो रही है, तो देखो एक मिल रही है इनको ग्रांट इन एड, कहाँ पे, मतलब इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की जा रही है आर्टिकल 275 के अंदर संविधान के। क्या बोल रहा है कि सेंटर प्रोवाइड्स ग्रांट इन एड टू स्टेट एज पर द आर्टिकल 275। सो ये इनको प्रोवाइड करी जा रही है फाइनेंशियल असिस्टेंस, किनको, स्टेट्स को, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 275 के अंदर इनको प्रोवाइड करी जा रही है हेल्प। ठीक है, ओके। आगे देखो बोरोविंग्स। बोरोविंग्स का मतलब क्या होता है, लेना। ठीक है, अब हिंदी वर्ड क्या होगा इसका, बोरा करने का हिंदी वर्ड लेना ही है ना, नहीं, एक वर्ड होता है प्रॉपर। एज पर आर्टिकल 292, जो आर्टिकल 292 है आपके संविधान का, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है द यूनियन गवर्नमेंट हैज पावर्स टू बोरो मनी आइदर विद इन और आउटसाइड द कंट्री। आर्टिकल 292 कहता है कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट है, उसके पास पावर है वो कहीं से भी, चाहे तो वो कंट्री के अंदर से पैसा ले ले, ठीक है, लोगों से, या वो कंट्री के बाहर से लोगों से पैसा बोरो कर ले। तो आर्टिकल 292 यूनियन गवर्नमेंट को ये पावर देता है दैट यूनियन गवर्नमेंट कम हियर, लिसन अस नहीं, अस क्यों आया, तो आर्टिकल है ना, तो ये बोलेगा लिसन मी यूनियन गवर्नमेंट, लिसन मी, कम हियर, वेरी गुड, कम हियर, लिसन मी, आई एम गिविंग यू द पावर। व्हाट पावर, यूनियन गवर्नमेंट बोली व्हाट पावर, आर्टिकल 292। तो आर्टिकल 292 बोला शाउट करके, यूनियन यू हैव द पावर दैट यू कैन बोरो मनी आइदर फ्रॉम योर कंट्री, या आप आउटसाइड कंट्री से भी क्या कर सकते हो, बोरो कर सकते हो। लेकिन वाइल जो आपकी आर्टिकल 293 है, 292 तो बड़ा पावरफुल है, ठीक है, 293 बेचारा वो बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट, टेंशन मतलब मैं भी आ गया पिक्चर में, पहले कौन आया, 292 आया, ठीक है, इसको जरा काउंट करो, देखो 2 2 9 2 2 9, ठीक है, नो 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 बोलो, जरा बोलो नो नो, तो नो का मतलब NO नो, ठीक है, तो नो का मतलब ये बोल रहा है कि मैं जो है ना स्टेट्स की बात नहीं कर रहा, नो 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 नो, मैं स्टेट्स की बात नहीं कर रहा, मैं यूनियन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो दो मतलब दे दो, लेकिन नो, अरे स्टेट्स को नहीं। देखो एक ट्रिक बताती हूँ, ऐसे करो, देखो इसने क्या बोला, दो नो, ठीक है, ये दो बनाया ना मैंने, दो, और स्टेट कैसे बनती हैं, ऐसे बनती हैं, तो ये क्या बनती हैं, स्टेट्स बन रही हैं, तो इसने बोला नो स्टेट्स को नहीं, नो स्टेट्स को नहीं, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, यूनियन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये पैसे की बात कर रहा है, दो, देने में तो हमेशा पैसा ही आता है, ठीक है, ऐसे याद कर लो कि देने में तो हमेशा पैसे की बात ही होती है। तो इसने बोला नो, ठीक है, स्टेट्स आपकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे यूनियन की बात हो रही है, दैट दे कैन बोरो मनी, जब इंडिया के अंदर से कंट्री के या कंट्री के बाहर से। लेकिन आर्टिकल 293 बोला, अरे दिल छोटा क्यों करते हो स्टेट्स, वाई यू पीपल आर वरिंग, आई एम हियर फॉर यू, मेरी एंट्री होगी है, ग्रैंड एंट्री 293, अब दो नो नहीं, अब दो नो, लेकिन किसको नहीं देना, यूनियन को नहीं देना, यूनियन बना लो ऐसे करके, यू है ना, तो यूनियन को नहीं देना। अब हम बात करेंगे स्टेट्स की, ट्रिक से याद करने कर लो, नहीं तो यू भी मजे में ना याद कर लोगे तो कल को ना फिर एकदम घबराहट नहीं होती पेपर में देख के आर्टिकल, अच्छा ये आ गया, वहाँ पे ये फालतू की जो हमने बेवकूफ़ी करी होती है ना, फनी वे में हमने इनको मेमोराइज करने का ट्राई करा होता है, सो दैट विल डेफिनेटली वर्क आउट ऑन दैट डे जिस दिन हमारा फाइनल एग्जाम होता है। फाइन, अब देखो अ स्टेट गवर्नमेंट कैन बोरो विद इन इंडिया, बट ये कहता है यार मैं पिक्चर में तो आ गया, आपको मैंने बोरो करने की पावर तो दिला दी, लेकिन मैं क्या करूँ, उसने ना नो लगा दिया था, बड़ा सा नो, तो इसीलिए आप सिर्फ विद इन इंडिया जो है, आप सिर्फ कंट्री के अंदर से ही बोरो कर सकते हो, आप अब्रॉड से, आप बाहर से जो है वो पैसा बोरो नहीं कर सकते। ऑल्सो ये आर्टिकल कहता है इफ अ स्टेट इज इंडेप्ट टू द यूनियन इट मे नॉट रिजॉर्ट टू द फर्दर बोरोविंग्स विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। अरे भाई आपके ऊपर पहले ही कर्जा है, ठीक है, आपके ऊपर पहले ही जो यूनियन का जो है वो डेट है, कर्जा चढ़ा हुआ है, आप पहले डेट के अंदर आ रहे हो, तो आप अब तब तक बोरोविंग्स नहीं कर सकते, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से विद इन द कंट्री, किसी बैंक वगैरह से पैसा नहीं ले सकते जब तक आप जो है किसकी मर्जी नहीं लेते हो, यूनियन गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेते हो। तो बिना पहले, मतलब आपको पहले यूनियन गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपके ऊपर पहले ही कर्ज चढ़ा हुआ है, समझ में आया, अगर पहले ही कर्ज है तो आप आगे बोरोविंग्स तब तक नहीं कर सकते जब तक आप यूनियन गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन जो है वो क्या करते हो, नहीं लेते हो। समझ में आया, ठीक है, ये कौन आर्टिकल बोलता है, यही बोलता है। ओके जी, आगे अब बात आती है आपकी फाइनेंस कमीशन की।
फाइनेंस कमीशन जो कि आर्टिकल 280 जो बोलता है कि आपके पास एक फाइनेंस कमीशन होनी चाहिए, ठीक है। इसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? आपके प्रेसिडेंट करते हैं आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। क्यों करते हैं? सो दैट कि जो आपका डिस्प्यूट अराइज होता है ना इन रिसोर्सेज को शेयरिंग को लेके यूनियन और स्टेट्स के बीच में, वो इन डिस्प्यूट्स को देख पाए, इनको रिजॉल्व कर पाए। तो इसीलिए क्या करी जाती है? फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करा जाता है बाय द प्रेसिडेंट, क्योंकि यार ये लोग बड़ा लड़ते हैं पैसे को लेके, रिसोर्सेज की शेयरिंग को लेके। सेंटर और जो यूनियन और जो स्टेट्स हैं इनके बीच में क्या बोले लड़ाई के लिए और वर्ड और मुझे याद नहीं, मतलब इनके बीच में ना तबाही नहीं, इनके बीच में शोर शराबा मचा रहता है, मतलब कुछ नहीं, ये आपस में लड़ते रहते हैं, ठीक है। एक दूसरे के बाल पकड़ते रहते हैं कि यार हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए। तो फाइनेंस कमीशन बोल रहा रुक जाओ, ठहरो, धीमे रुको, मेरी एंट्री होगी है, प्रेसिडेंट ने कर दी है, हर 5 साल के बाद करी है। तो फाइनेंस कमीशन, एफ से फाइनेंस और एफ से क्या होगा? 5, और एफ को जरा ऐसे कर दो तो बनाएगा कौन? बनाएगा आपका कौन? प्रेसिडेंट। और किसी लिए? अरे आर बना दो, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, रिसोर्सेज की शेयरिंग के लिए, ठीक है। ओके, आगे आ जाओ। अब अगला क्या है? इश्यूज बिटवीन सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है इनके बीच में? तो देखो, सबसे पहले तो है बोरोइंग लिमिट्स ऑन स्टेट्स। लिमिट लगी हुई है बोरोइंग्स पे स्टेट की, तभी तो स्टेट सारा दिन रोती रहती है, ठीक है। स्टेट्स कहती है हम दुखी हो गए इस लिमिट से, हमें कुछ छुटकारा दो। आज समझाती हूँ कौन सी लिमिट है। Center is increasingly restricting borrowing by states equivalent of 3% of GST product, gross state domestic product, for the 23-24 financial year as per recommendation of the 15th फाइनेंस कमीशन। क्या कर रहा है सेंटर? रिकमेंडेशन है 15 फाइनेंस कमीशन का। सेंटर कर क्या रहा है? ठीक है, सेंटर क्या कर रहा है? सेंटर बोल रहा है कि जो आपकी GSDP है ना, आप सिर्फ इसका 3% ही बोरो कर सकते हो, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर करना होगा आपको 3% से ज़्यादा बोरो, तो उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। आपको कुछ रिफॉर्म्स को जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करने के, कुछ रिफॉर्म्स की, जैसे कि पावर सेक्टर पे काम करो, सुधार करो वहाँ पे, तब हम आपको 3% की लिमिट से ज़्यादा देंगे। अब पहले तो समझ लो, 3% तो बाद में समझना, पहले तो ये समझ लो कि जो ये आपका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये क्या है? मान लो ये कोई आपकी स्टेट है, दिस इज योर स्टेट, ये कोई आपकी ओवल बन रहा है, नहीं, ये कोई क्या है? आपकी स्टेट है। तो सिंपली अगर मैं बोलूँ तो लिख लो यहाँ पे, ठीक है, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ स्टेट, ठीक है। स्टेट के जो बॉर्डर के अंदर जो आपके टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस होने की जो वैल्यू है, ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड में, यूजुअली एक ईयर ही होता है ये, तो उसको बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मान लो ये कोई स्टेट है, इस स्टेट के अंदर ना कपड़ा बन रहा है, ठीक है, इस स्टेट के अंदर कोई सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है, इस स्टेट के अंदर फार्मर्स भी हैं, और इस स्टेट के अंदर कुछ और भी चीज़ें, मतलब बहुत सारे काम हो रहे हैं, कपड़ा बन रहा है, मतलब स्कूल्स वगैरह हैं, सब कुछ है, सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, सामान की प्रोडक्शन हो रही है। तो जो उस गुड्स की जो टोटल वैल्यू है, मतलब क्या करना है, मान लो 1 साल है पूरा, ठीक है, उस 1 साल के पीरियड के अंदर आपको क्या देखना है कि जो ये आपकी स्टेट है, इसके बॉर्डर के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उनके टोटल वैल्यू क्या है 1 साल के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द स्टेट्स बॉर्डर, ठीक है, विद इन, मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? GSDP बोलेंगे। मान लो कि 100 मिलियन बोलो, कुछ भी बोलो, 100 बोलो, चलो 100 रुपीज़ का ना टोटल वैल्यू की चीज़ें बनी है, मतलब सर्विसेज की वैल्यू लगा लो, जितनी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, और गुड्स की लगा लो, तो टोटल मिला के ना इस स्टेट में 1 साल का बना है 100 रुपीज़। कितने बने हैं? 100 रुपीज़ बने हैं, मतलब एक साल का इतना जो है स्टेट का क्या बना है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बना है। मतलब ये 100 जो है ना टोटल वैल्यू है, मान लो 2 रुपये आ रहे हैं, 2 रुपये वैल्यू थी कपड़े की, फिर कुछ सर्विसेज की, तो सारा काम मिला के फार्मर्स की तरफ से कुछ गुड्स की प्रोडक्शन है ना, वहाँ की वैल्यू हो गई, किसी की तरफ से कोई सर्विसेज की वैल्यू, तो सारा मिला के ना माना गया कि जब स्टेट का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाला गया तो वो सिर्फ 100 रुपीज़ की वैल्यू बनी, ठीक है। तो बोला कि देखो आपकी तो बन रही है जो GSDP है, वो आपकी सिर्फ 100 रुपया बन रही है स्टेट, तो आप क्या कर सकते हो? आप इसका सिर्फ 3% ही बोरो कर सकते हो,
आपके तो स्टेट में सिर्फ इतने की प्रोडक्शन हो रही है, सिर्फ 100 रुपए की कमाई हो रही है आपके स्टेट में, तो इतने का ही जो सामान है बन रहा है, इतने की सर्विसेज बन रही हैं, इतनी ही वैल्यू दे रहे हो आप लोग, ठीक है। तो इसीलिए अब जितनी आपकी जो वैल्यू है, जितना भी आपका GSDP है, आप उसका सिर्फ 3% बोरो कर सकते हो। तो 100 का 3% क्या होगा, फटाफट से बताओ मुझे। 3 रुपीज। क्या कर सकते हो, 3 रुपए ही बोरो कर सकते हो आप लोग, इतनी आपकी वैल्यू है, बट आप इतना ही बोरो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपको 4 रुपीज बोरो करने हैं, 3% की लिमिट से ज्यादा हो गया ना, तब आपको कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ कंडीशंस हमारी माननी पड़ेंगी। जैसे आपको कुछ इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी रिफॉर्म मेजर्स की, जैसे पब्लिक सेक्टर में कुछ कर दो, सुधार कर दो वहां पे, ताकि आप हमसे जो है इस बोरोइंग लिमिट पे थोड़ा सा एक्सटेंशन ले पाओ, ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज कर पाओ इस बोरोइंग जो आपकी कंडीशन लगाई गई है। तो पहला मुद्दा तो यही चल रहा है कि भाई सरकार ने जो है लिमिट लगा रखी है। अरे भाई अगर 100 है तो यार 6 तो दे दो, कम से कम 6 रुपए तो बोरो कर सकते हैं वो लोग, यहाँ 10 ही दे दो, ठीक है। तो ये सब जो है वो स्टेट्स आपकी डिमांड कर रही है कि भाई इस जो लिमिट है ना, प्लीज इसको जो है वो थोड़ा चेंज करो, ध्यान दो जरा इस चीज पे। फाइन। ऊपर से आप अलग से कंडीशंस लगा रहे हो कि अगर आपको अच्छा थोड़ा सा थोड़ा ऊपर पैसा फॉलो करना है तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, तो ये क्या बात है। तो इसीलिए चल रहा है इश्यू बिटवीन सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, पैसे को लेके जो रिश्ते हैं, ठीक है, जो इनके रिलेशंस हैं, वहां पे चल रहा है इश्यू, क्योंकि स्टेट्स की बोरोइंग पे लगा दी है सेंटर ने लिमिट। क्या लगा दी है सेंटर ने लिमिट, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। इतना समझ में आया, ठीक है। आगे आ जाओ, वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस। अभी ये क्या है, आ जाओ जरा इसको भी देख लेते हैं, ये कौन सी बल्ला का नाम है। पावर टू रेज टैक्सेस रेस्ट लार्जली विद यूनियन गवर्नमेंट सच एज इनकम टैक्स। अब देखो, ज्यादा टैक्स को जो रेज करने की जो पावर है, ठीक है, पावर टू रेज टैक्सेस लार्जली वो किसके पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास है। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स पे भी वही लेती है टैक्स, है ना। CGST हो गया आपका, सेंट्रल GST, टैक्सिंग फॉरेन ट्रांजेक्शंस, रेंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये सारा टैक्स, मतलब इन सब्जेक्ट्स पे टैक्स जो लेने की जो वो पावर है वो किसके पास है, वो है आपकी यूनियन गवर्नमेंट के पास में। वाइल पोस्ट GST, लेकिन GST के बाद क्या हो रहा है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, मे ओनली टैक्स द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो बेचारे कहाँ पे सिर्फ टैक्स लगा सकते हैं, वो लगा सकते हैं सिर्फ SGST पे। जरा ना मैं बोलती हूँ ना, मैं जरा कुछ उल्टा ना बोल दूँ, मतलब मेरे से कई बार ना एस प्रोनाउंस होता है, बीच में सिर्फ SGT बोल देती हूँ, या फिर ठीक है ध्यान रखना। तो ये पूरा है SGST। क्या है, SGST। तो मतलब वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस का मतलब क्या है कि मिसमैच है रिवेन्यू को लेके, ठीक है, मतलब रिवेन्यू रेजिंग पावर्स को लेके एंड एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके ना सेंटर एंड स्टेट के प्रॉब्लम है। अच्छा एक सिंपल एग्जांपल समझ लो, अगर इसको हम दूसरी तरह समझने की कोशिश करें वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस को। मान लो ये ना कोई सेंटर है, सेंटर नहीं सेंटर ही है, और ये कोई स्टेट है। ये अब सही बोला मैंने कि ये कोई स्टेट है। रुको इसको जरा समझाने की कोशिश करती हूँ, एक दूसरे नजरिए से हम जरा इसको देखने की कोशिश करते हैं। मान लो ये आपकी सेंटर है एंड दिस इज योर स्टेट, ठीक है। अब सेंटर के ना सेंटर के पास जो रिवेन्यू आ रहा है, मान लो वो रिवेन्यू आ रहा है 100 रुपीज। कितना आ रहा है, 100 रुपीज। लेकिन सेंटर के ऊपर जो एक्सपेंडिचर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जैसे मान लो सिक्योरिटी वगैरह पर्पज के लिए सेंटर के पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सपेंडिचर की, वो सिर्फ मान लो उसके पास ना 30 रुपये ही है, तो बाकी 70 वो एक्स्ट्रा कमा रही है। लेकिन जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स को इनकम हो रही है आपकी 30 रुपीज़ की। कितने की इनकम हो रही है, 30 रुपीज़ की, ठीक है। इतना उसके पास में जो है वो आपकी रिवेन्यू जनरेट हो रही है स्टेट्स के पास में। लेकिन जो स्टेट्स है ना, इनके पास जो एक्सपेंडिचर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है 100 रुपीज़ की। कितने रुपीज़ की, चलो 70 की मान लो, 100 की मान लो, चलो ठीक है, 100 रुपीज़ की मान लो। 20 रुपये इनको कलेक्शन हो रही है, इनको रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, लेकिन 100 रुपया इनके ऊपर जिम्मेवारी है एक्सपेंडिचर की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज करने की। हेल्थ में भी ध्यान देना है, ठीक है, एजुकेशन में भी ध्यान देना है, और सर्विस प्रोवाइड करनी है, 100 बातें हैं, 100 चीज़ें हैं, डेवलपमेंट करनी है, 100 चीज़ें हैं। तो क्या हो रहा है, ये जरा ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन ओके फाइन, बच रहा है पैसा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निकल रही है इनकम से, तो आराम से हो रहा है। लेकिन यहाँ देखो यार, रिवेन्यू इतना है नहीं है, और एक्सपेंडिचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो ज़्यादा है, इतना रिवेन्यू वो रेज नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हो रहा है वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस। तो ये तो आपको स्टेट के उसमें पर्सपेक्टिव में समझ में आ गया। लेकिन जब इसको हम लोग यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे बात हो रही है पावर शेयरिंग की, ठीक है, पावर्स की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रिवेन्यू रेजिंग पावर है ना, यहाँ पे मिसमैच हो रहा है। वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे ना मिसमैच हो रहा है
between the revenue raising power and expenditure responsibilities of the union government and the state government. I hope आपको समझ में आया. Wait a minute, मेरी चेयर बड़ी दिक्कत करती है जब मैं क्लास रिकॉर्ड करती हूँ. ओके, समझ में आ गया, ठीक है. बर्डन ऑन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, मैं क्यों हंसे बताती हूँ. देखो, आरबीआई ने क्या कर दिया, हैज कैटेगराइज द बजटरी एक्सपेंडिचर, ठीक है. क्या कर दिया उसको, एक तो बोल दिया डेवलपमेंटल में बांट दिया, एक मतलब जो आप सोशो इकोनॉमिक सर्विस वगैरह दोगे, तो जब आप इस पे खर्चा करोगे तो जो आपका ये वाला एक्सपेंडिचर है ना वो कहलाएगा डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर. डेवलपमेंट कर रहे हो आप लोग, ठीक है, जो है वो उस एरिया में जो भी आपके स्टेट है. लेकिन नॉन डेवलपमेंटल क्या है, जो आप अपना इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, पेंशन वगैरह दे रहे हो, है ना, जो आप ये इनको मतलब जो आपके ओल्ड लोग हैं या कुछ भी हैं जिनको आप पेंशन दे रहे हो, तो ये आप ना कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो, कुछ डेवलप नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है. समझ में आ रहा है. तो इसीलिए कौन सा है, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है. फाइन. लेकिन जब आप कुछ वहाँ पे कुछ स्कूल्स बना रहे हो या हॉस्पिटल्स की क्रिएशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो आप कुछ वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हो, तो वो एक्सपेंडिचर जो आपने वहाँ पे करा, ठीक है, वो कौन सा आपका एक्सपेंडिचर कहलाएगा, वो कहलाएगा डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर. तो आपको दो बातें समझ में आ गई कि अगर आप अपने इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ फ्री में उनको दे रहे हो कि अच्छा आप उनको सब्सिडी दे रहे हो कि नहीं ले लो कोई बात नहीं, तो वहां पे आप कुछ डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो, बस आप दे रहे हो, ओके ले लो फ्री में कोई ना, पेंशन दे रहे हो ले लो फ्री में कोई ना, ठीक है. तो वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो, तो वो आपका जो खर्चा करा गया है, जो आपने वहां पे पैसा लगाया, जो वहां पे आपने एक्सपेंडिचर करा स्टेट, दैट इज योर नॉन डेवलपमेंटल, ठीक है. बट इफ यू आर कंस्ट्रक्टिंग द स्कूल्स, हॉस्पिटल, जो आप ये चीजें कर रहे हो, सुधार कर रहे हो, कहीं ऐसे करके सोशो इकोनॉमिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, इन पे खर्चा कर रहे हो, देन दिस विल बी कंसिडर्ड एज द डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर. फाइन. सो अब क्या हो रहा है, समझ में आ गया आपको दो तरह का एक्सपेंडिचर. अब क्या हो रहा है, एज अ प्रपोर्शन ऑफ द जीडीपी द कंबाइंड डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, मतलब जो सारे स्टेट्स का डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, द कंबाइंड डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बाय ऑल स्टेट गवर्नमेंट इंक्रीज्ड फ्रॉम 8.8% टू 12.5%. मतलब देखो, पहले मतलब सारी मान लो ऐसे करके टोटल 100 रुपये है, ठीक है, सारी स्टेट्स का टोटल 100 रुपीज़ है, ठीक है, सारी स्टेट्स का. अब इस 100 में से सारी स्टेट क्या कर रही है मिलके, 100 रुपीज़ टोटल वैल्यू है, ठीक है. अब क्या कर रही है, इस 100 में से ना वो 8 रुपये डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर रही है. लेकिन अब क्या हो रहा है, अब उनको यूज़ करने पड़ रहे हैं 12.5 रुपये, ठीक है. पहले मान लो 9 रुपये यूज़ कर रहे थे, अब उनको 13 रुपये यूज़ करने पड़ रहे हैं. तो 10, 11, 12, 13, 4 रुपये उनको ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं. अरे उनका एक्सपेंडिचर बढ़ गया, लेकिन रुपीज़ तो अभी भी 100 ही हैं. समझ में आ रहा है. पहले 100 में से सिर्फ वो लोग 9 का इस्तेमाल कर रहे थे, तो उनके पास 91 बच रहे थे. लेकिन अब 4 रुपये उनको कम बच रहे हैं. तो कहने का मतलब क्या, यही वाला इशू यहाँ पे हो रहा है. क्या हो रहा है कि जो उनके ऊपर बर्डन पड़ चुका है स्टेट्स के ऊपर डेवलपमेंट करने का. समझ में आया. सेंटर ने तो बोल दिया अरे भाई हॉस्पिटल बना दो, ये कर दो, ये स्कीम के तहत आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा. उनके ऊपर आपने बोझ डाल दिया, ठीक है. किनके ऊपर बोझ डाल दिया, स्टेट्स के ऊपर. अरे यार बोझ आप उनके ऊपर डालते जा रहे हो कि डेवलपमेंट करो डेवलपमेंट करो डेवलपमेंट करो, पर उनके पास रिवेन्यू जनरेशन नहीं हो रहा. आप उनको फंड अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, आप डिले कर रहे हो उनको हर चीज़ प्रोवाइड करने में. वो डेवलपमेंट करें क्या करें, वो किस तरफ देखें. कल को कोई डिजास्टर आ गया, वहाँ पे आप उसमें डिले कर रहे हो, वहाँ पे उनको फंड प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो वो कहाँ से क्या करें, उनके पास पैसा नहीं है, वो डूब रही हैं. समझ में आया. तो क्या कर ले वो बेचारी स्टेट्स. समझ में आ गया जी. तो क्या हो रहा है, ये देखा जा रहा है कि डेवलपमेंट पर्पस के लिए जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से अब स्टेट्स को लग रहा है कि हाय तौबा हमारे ऊपर जो है वो बर्डन पड़ चुका है इस डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर का. दूसरा, इंटर गवर्नमेंटल फिस्कल ट्रांसफर. इनके बीच में डिस्प्यूट ये हो रहा है कि जो आपकी यूनियन है ना, ये ढंग से ट्रांसफर नहीं कर रही है इनको पैसा, ठीक है. दिन पर दिन ये रिड्यूस करती जा रही है. अगर आप 100 रुपये दे रही थी तो 90 कर दिए, फिर 80 कर दिए, दिन पर दिन डिक्लाइन करती जा रही है. ओवर द ईयर्स द शेयर ऑफ यूनियन फाइनेंस कमीशन टैक्स जो ट्रांसफर कर रही है हैज डिक्लाइंड फॉर अ फ्यू स्टेट्स. कुछ स्टेट्स के लिए वो बिल्कुल ही रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है. जिसको कभी 100 रुपीज़ दे रही थी आज उसको 50 ही दे रही है. ओके. तो इंटर गवर्नमेंट फिस्कल ट्रांसफर भी एक तरह का बहुत बड़ा इशू है जो कि क्रिएट हो रहा है सेंटर और स्टेट्स के बीच में. आ रहा समझ में आ रहा है. वेरी गुड. अब देखो 15th फाइनेंस का 50th बोला है ना मैंने, 15th फाइनेंस कमीशन हैज
डिजाइन टैक्स ट्रांसफर फॉर्मूला। देखो जो आपकी एक कमीशन है ना, 15th फाइनेंस जो कमीशन थी आपकी, इसने ना एक डिजाइन करा इसने टैक्स ट्रांसफर का फॉर्मूला पॉपुलेशन को देख के, ठीक है, कि पॉपुलेशन देखो, एरिया देखो, ये मतलब क्राइटेरिया है, इनकम देखो, डिस्टेंस देखो। जैसे मैंने बोला कि अगर मुझे आपको कोई पैसा प्रोवाइड करना है ना, मैं पहले आपको ये देखूंगी आपके घर में इनकम कितनी है, दूसरा मैं ये देखूंगी घर रहने को घर है या नहीं है, तीसरा देखूंगी कि बेसिक फैसिलिटीज है या नहीं है, उस हिसाब से मैं आपको पैसा दूंगी, ठीक है। ये आप किसी को दोगे, मतलब एक एग्जाम्पल है, ठीक है, दिल पे कुछ मत लेना, ऐसा वैसे मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, नथिंग एल्स गाइस, ठीक है। तो क्या हो रहा है, तो इसने बोला फाइनेंस कमीशन ने एक डिजाइन करा टैक्स ट्रांसफर का फॉर्मूला। उसमें क्राइटेरिया था पॉपुलेशन को देखना, एरिया को देखना, ठीक है, इनकम को देखना, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को देखना, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को देखना, एंड टैक्स एफर्ट्स को देखना। तो ये देखा गया। अब क्या हुआ, द वेटेज, ये है मेन मुद्दा, द वेटेज गिवन टू द डिस्टेंस ऑफ पर कैपिटा इनकम एडवर्सली इफेक्ट्स ग्रोइंग स्टेट। मतलब जो स्टेट्स दूर हैं, ठीक है, डिस्टेंस पे हैं, जिन पे सर्विसेज इतनी प्रोवाइड नहीं हो रही, जिनका ज्योग्राफी उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और उनके पर कैपिटा इनकम भी कम है, उन स्टेट्स को क्या दिया जा रहा है, उन स्टेट्स को ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है, ठीक है। अगर 100 रुपीज़ हैं तो उन स्टेट्स को ज़्यादा दिया जा रहा है, और उन स्टेट्स को जो है वो नेग्लेक्ट करा जा रहा है, उनको इग्नोर करा जा रहा है कहीं ना कहीं, जो स्टेट्स वाकई में ग्रो कर रही हैं। क्या ग्रो कर रही हैं, मतलब ग्रो कर रही है, क्या बोल दिया मैंने, क्या ग्रो कर रही है, हियर आई मीन मतलब जो स्टेट अपनी डेवलपमेंट करती जा रही है, जिनकी ग्रोथ होती जा रही है, एक तरफ वो स्टेट्स हैं, और एक तरफ जो इसने अपना फॉर्मूला डिजाइन करा है वहाँ पे देखा जा रहा है डिस्टेंस, ठीक है, कि जो पीछे मतलब दूर ज्योग्राफी में दूर कहीं स्टेट्स पड़ रही हैं, उन तक पैसा नहीं पहुँच पा रहा है, उनको ज्योग्राफिकली प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उनको इनकम की प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को देखा जा रहा है, तो इस चीज़ को देखा जा रहा है, फॉरेस्ट वगैरह को देखा जा रहा है। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि जो वेटेज है ना वो उन्हीं स्टेट्स को दिया जा रहा है जिनकी तो पर कैपिटा इनकम लो है, और दूसरा वो डिस्टेंस पे है, ठीक है। और ये इफेक्ट कर रहा है डायरेक्टली किसको, ग्रोइंग स्टेट्स को, क्योंकि उनके पास फंड नहीं जा रहा, फंड इनकी तरफ ही जाता जा रहा है। क्यों, क्योंकि भाई फिजिकली फाइनेंस कमीशन ने क्या कर दिया था, एक फॉर्मूला डिजाइन कर दिया था, ठीक है, टैक्स ट्रांसफर का, कि जो टैक्स है वो कैसे ट्रांसफर होगा। दूसरा, नॉन शेयरिंग ऑफ सेस रिवेन्यू विद स्टेट्स, ठीक है। अब जो है वो स्टेट्स के साथ में जो सेस क्या होता है बताना मुझे, ठीक है, एक सरचार्ज होता है, सेस होता है, बताना मुझे, इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। तो जो सेस रिवेन्यू, मतलब सेस से जो आपका रिवेन्यू जनरेट हो रहा है वो स्टेट्स के साथ में शेयर नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखा गया कि जो मेजर सेस हैं आपके, जो सरचार्जेस हैं जो यूनियन गवर्नमेंट लगाती है, उसमें इंक्रीज देखने को मिला 133% का उसकी कलेक्शन में। अगर आज 100 हो रहा है मान लो, कल मान लो उसमें 3 मतलब एक टाइम पे 100 कलेक्शन हो रही थी इस टैक्स से, लेकिन आज मान लो 500 रुपये इकट्ठे हो रहे हैं, तो कलेक्शन का जो परसेंटेज है वो तो इंक्रीज हो गया, लेकिन ये जो है ना शेयर नहीं कर रहे हैं किसके साथ में, स्टेट्स के साथ में। दीज अकाउंट्स फॉर अबाउट 25% ऑफ टोटल टैक्सेस। अगर टोटल टैक्सेस हैं तो उस टैक्सेस का 25% कहाँ से आ रहा है, वो आपका जो ये आपके सेस लग रहा है, जो आपके सरचार्ज लग रहे हैं, यहाँ से आ रहा है। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है एक्सक्लूडेड फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, स्टेट्स को जो है एक्सक्लूड करा जा रहा है इस इनकम से, इस रिवेन्यू से, उनको नहीं दिया जा रहा। तो ये भी मेन मुद्दा किसके चल रहा है, आपका स्टेट और सेंटर और मतलब यूनियन और स्टेट्स के बीच में ये मुद्दा चल रहा है। दिस इज द इश्यू। हम क्या पढ़ रहे हैं, दोबारा रिकॉल करो, वी आर डिस्कसिंग द इश्यूज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस, ठीक है। दूसरा, जो डिक्लाइन इन ग्रांट्स एंड एड, ठीक है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो इनको दी जाती है स्टेट्स को, उसके अंदर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, हैव फॉलन फ्रॉम इतने से इतने इस वाले ईयर में इतना जो था वो उनको दिया जा रहा था, फाइनेंशियल असिस्टेंस इतने की दी जा रही थी, ग्रांट्स एंड एड इतने की दी जा रही थी हेल्प करने को, लेकिन उसमें क्या देखने को मिला, उसमें देखने को मिला डिक्लाइन। बिसाइड दीज स्टैट्यूटरी ट्रांसफर्स, मतलब जो तो आपको देने बनते ही हैं वो ट्रांसफर तो चलो ठीक है, मगर उनके अलावा क्या हो रहा है, जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग्स होती थी, ठीक है, पहले क्या होता था, आपकी प्लानिंग कमीशन होती थी, टाइम टू टाइम जो एडिशनल हेल्प करनी होती थी, जो एडिशनल फाइनेंशियल ट्रांसफर करना होता था, फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी होती थी, तो वो प्लानिंग कमीशन आती थी बीच में और स्टेट और सेंटर के बीच में आके बैठती थी और बोलती थी कि अच्छा यार इनको दे दो, इतना दे दो, ठीक है। वो डिस्प्यूट को देख लेती थी आके कहीं ना कहीं, मतलब उसको बीच में आ जाती थी और बीच में एक रोल निभा जाती थी मीडिएटर का आके, ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखो एक तो आपको देने ही पड़ेंगे, स्टैट्यूटरी ट्रांसफर तो आपको करने ही पड़ेंगे, जो मैंडेटरी है वो तो आपको देने ही पड़ेंगे इनको ग्रांट्स,
लेकिन कुछ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग्स होती थी जो कभी ना कभी मान लो प्रॉब्लम आ गई तो उनको एडिशनल फंड दे दो यार, ठीक है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस, एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस है उनको दे दो आप लोग। तो पहले होता था कि मीडिएटर का काम करती थी आपकी फाइनेंशियल कमीशन, लेकिन अब क्या कर रहा है, अब ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की मर्जी पे, मतलब सेंटर की मर्जी पे हो गया कि इनको डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग देनी है, इनको एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी है स्टेट्स को या फिर नहीं देनी। प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। देखो आगे, इंक्रीजिंग शेयर इन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, क्या ही बोलूँ मैं, छोड़ो, जिसको पता होगा तो वो समझ गया होगा, ठीक है। देखो स्टेट्स क्या हो रही हैं, स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू bankroll a higher proportion of expenditure under these partially central funded schemes while they have no role in design of such scheme। रोल उनका कोई है नहीं है ना, फालतू में उन पे बटन डालते जा रहे हो, तो ये पागल बनती है और कुछ नहीं है। इनका जो शेयर है इंक्रीज होता जा रहा है, बट इन चारों को कोई जो है ना डिज़ाइन करने का रोल नहीं है, इनके पास अपनी, इनको वहाँ पे एंट्री नहीं दी जा रही कि आओ बैठो जरा आप भी डिज़ाइन करवा के। अच्छा मुझे बताना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या होती है, ठीक है, तो आपको शायद पता होगा, ठीक है। तो हर चीज़ अगर मैं समझाऊंगी ना यहाँ तो यार सब बोलोगे कि क्या बोर कर रहे हो, इतनी लंबी क्लास कर रहे हो, और लोगों को देख लो कितनी आधे घंटे में टॉपिक को कवर अप कर देते हो, आप इतना स्ट्रेच आउट करते हो टॉपिक्स को। सो आई एम सॉरी, दिस इज़ माई हैबिट टू स्ट्रेच आउट, क्योंकि खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है यार जब तक आपको मैं ना समझा दूँ। मान लो कल को आपकी जगह पे मैं होती और मैं पहली बार इन चीज़ों को पढ़ रही होती और कोई सिर्फ बस ऐसे आगे बढ़ रहा होता और हर एक वर्ड का मुझे मतलब ना समझाता, तो उस क्लास में मेरा वो टाइम लगाया जो मैंने है ना अपने एफर्ट्स लगाए, टाइम अपना लगाया, इन्वेस्ट करा, तो वो यूजलेस हो जाता, कुछ काम कहीं ना होता मेरे, ठीक है। आ जाओ वे फॉरवर्ड। मेंस में ना ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप बताना कि अच्छा ये वाला इशू चल रहा है, ये वाले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आप बात करते हैं ना आंसर राइटिंग की। अब देखो कोई क्वेश्चन आ गया मान लो, ठीक है, वहाँ पे पूछ लिया गया फेडरलिज्म को लेके, फाइनेंशियल फेडरलिज्म, फेडरल क्या बोल रही हूँ मैं, आई एम सॉरी, कुछ कर तो नहीं बोल दिया मैंने, ठीक है, ओके। तो पूछ लिया गया वहाँ से, तो पहले आपको बताना होगा कि अच्छा इसका मतलब फेडरलिज्म का मतलब ये होता है जो इशू, फिर आप ये पहले इंट्रो दे दो यहाँ पे 25 वर्ड्स का, ठीक है, आंसर राइटिंग यही होती है, समझ में आया। तो फेडरल मतलब उसको लेके फेडरलिज्म को देख के आपने पहले उसकी डेफिनेशन दे दी यहाँ पे कि क्या होता है, कि अच्छा इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी स्टेट्स हैं, जो आपकी गवर्नमेंट्स हैं, लोकल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनके बीच में फंड्स की शेयरिंग कैसे होगी या एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे होंगे। देखो मैंने पढ़ाया था ना, आपको याद करो, फिस्कल फेडरलिज्म पे पढ़ाया था ना मैंने, तो मान लो क्वेश्चन है इसी पे फिस्कल फेडरलिज्म पे, ठीक है, मैंने फेडरलिज्म बोल दिया शायद गलती से, हो जाता है यार। तो फिस्कल फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आया तो आपने इंट्रो में ये लिख दिया लाइन, फिर आगे देखो, फिर आप बोलो कि अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजंस है, फिर अगला पैराग्राफ ये लिख दो, या फिर ऐसे बॉक्स बना के यहाँ पे लिख दो कि 7th शेड्यूल में बात की गई है इस आर्टिकल में, ठीक है, 292 में ये बात बोली गई है, 292 में ये वाली बात बोली गई है, या सिर्फ इनको ऐसे ही मेंशन कर दो अगर इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। और अगर बात आ रही है इश्यूज़ की तो वहाँ पे लिख दो कि अच्छा ये वाले इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, लिखो इशू ऐसे करके 2 पेजों पे, फिर लास्ट में वे फॉरवर्ड आप लिख सकते हो। अब क्या कर मतलब एक अब दोगे ना आगे जाके वे फॉरवर्ड आपको देना ही पड़ेगा, तभी आपका जो है वो आंसर खत्म होगा। ये आपका इंट्रो हो गया, ठीक है, जो आपके इश्यूज़ आए और जो आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आए, दिस इज योर बॉडी, एंड जो आपका वे फॉरवर्ड है दिस इज योर कंक्लूजन, है ना इजी। तो आंसर राइटिंग में तभी करनी होती है जब आपके पास एक एक नॉलेज बेस होता है कि अच्छा इस टॉपिक पे ना मुझे ये करना है। इफ़ यू पीपल वांट, देखो मैं बस करवाने को ना सीरियसली बहुत कुछ आई वांट टू शेयर विद यू पीपल, लेकिन कुछ लोग मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, उनको शायद ये लगता है कि मेरा तो प्रीलिम्स भी नहीं निकला, ठीक है, मैं तो 50 नंबर भी नहीं बने, कट ऑफ 75 थे, मैं जनरल कैटेगरी आसपास भी नहीं हूँ मैं इसके, तो मतलब तो मैं क्या ही पढ़ा दूँगी, ठीक है यार, मैं मानती हूँ मैं गलत पढ़ा रही हूँ, बट इतना भी गलत नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सो इसलिए मैं थोड़ा ना रुक रही हूँ कि मैं कुछ करवा रही हूँ तो शायद किसी को गलत ही ना पढ़ा दूँ, तभी मैंने बोला ये सैम्पल वीडियो है, मैं आपको तभी कराऊंगी मैगजीन, क्योंकि मुझे आपका ना पेपर ख़राब नहीं कराना, ठीक है। मैं नहीं चाहती मैं कुछ आपको गलत पढ़ा दूँ और आपके मेरी वजह से नंबर कट जाएँ। हाँ ठीक है, मुझे जितना आता है मैं उतना ही बताती हूँ, अगर मुझे 1% भी आ रहा है ना, 1% भी नहीं आ रहा, 0.5% भी आ रहा है ना, कोई बात नहीं यार, मैं उतना ही शेयर कर रही हूँ, बट जो शेयर कर रही हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें कम से कम गलतियाँ हों, फाइन। तो इट्स entirely योर विश, आप यू आर स्मार्ट इनफ टू टेक द डिसीजन कि आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, बट या क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। अगर आपको भी लगता है कि इसके तो 50 नंबर भी नहीं बन पाए हैं तो ये हमें क्या पढ़ाएगी, सो आई एम सॉरी आपको मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया हो, ठीक है, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको हर चीज़ अच्छे से प्रोवाइड करूँ। पता है मैंने लक्ष्मीकांत की वीडियोस भी स्टार्ट करी हुई थी, बट फिर मुझे लगा कि यार कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, शायद किसी को समझ में भी नहीं आ रहा होगा, सो आई एम ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो आई हैव
मतलब बहुत कुछ एक एक्सपीरियंस बन चुका है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन शायद मुझे डर लग जाता है कि आप लोग बोलोगे इसको तो प्रीलिम्स भी नहीं निकला, तो ये वो इज शी जो हमें पढ़ाएगी, है ना। सो एंड कभी कभी मुझे भी लगता है हु एम आई टू टीच पीपल, आई एम नो वन, राइट। ओके, लीव दैट आउट, फाइन। ओके, इतना सीरियस मोड पे नहीं जाना हमें, आ जाओ। रोल ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, तो ये वे फॉरवर्ड में आप लोग देख सकते हो। होमवर्क तो ये पढ़ा दूँ, चलो पढ़ाई देती हूँ यार, क्या होमवर्क देना। देयर नीड्स टू बी नेगोशिएशन विद द, मतलब नेगोशिएशन करने की जरूरत है स्पेसिफिक पर्पस ट्रांसफर के लिए, ठीक है। किसके साथ में? 16th फाइनेंस कमीशन के साथ में। इसको कौन क्रिएट करता है, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं प्रेसिडेंट फॉर द 5 years। क्यों करते हैं बताना मुझे, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो नेगोशिएशन करने की जरूरत है 16th फाइनेंस कमीशन के साथ में स्पेसिफिक पर्पस ट्रांसफर्स को लेके, ठीक है। सो दैट ये टैकल कर पाएँ स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज को, जैसे कि डिमोग्राफिक ट्रांजिशन है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड माइग्रेशन हो रही है, क्लाइमेट चेंज की जो इश्यूज हैं, क्राइसिस है, वो हो रहा है। तो हमें नेगोशिएशन करने की ज़रूरत है, बैठ के उनके साथ में ज़रा बात करो कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है, इस स्टेट में ये वाली प्रॉब्लम है, स्टेट में ये वाली प्रॉब्लम है, स्टेट में ये वाली प्रॉब्लम है, हर स्टेट का एक अपना स्पेसिफिक इशू है, तो प्लीज़ देखो। और स्टेट के उस देखो कि यार इस वाले मुद्दे के लिए, इस वाले पर्पस के लिए इसको इतना ट्रांसफर करने की ज़रूरत है, तो बैठ के देखो, ताकि जो स्टेट को स्पेसिफिक इश्यूज आ रहे हैं आप उनको टैकल कर पाओ। और अगर आप हर एक स्टेट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाओगे फंडिंग प्रोवाइड करके, ठीक है, सब कुछ करके, तो क्लैश ही नहीं होगा। क्लैश तो इसी बात का है ना कि आप ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, डिले कर रहे हो आप चीज़ों को। पढ़ा था ना हमने ऊपर, क्या प्रॉब्लम है, आप डिले कर रहे हो। देखो, आ जाओ, क्या हुआ था, मुद्दा क्या था? मुद्दा तो यही था ना, मुद्दा क्या था कि आप डिले कर रहे हो, फंड्स को रिलीज नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप उस पर एक इम्पोज कर रहे हो कि आप इससे ज़्यादा आप जो है वो बोरो नहीं कर सकते। अरे स्टेट्स को प्रॉब्लम्स हैं अपनी अपनी, हर स्टेट को अपनी प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक इशू है हर एक स्टेट का, तो आप उनकी लिमिट्स को ज़रा ध्यान से देखो यार, लिमिट्स मत लगाओ उसके ऊपर। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाती हैं आपकी ये स्टेट्स, किसके अगेंस्ट? आपकी सेंटर के अगेंस्ट जो है वो स्टेट जाती है कि सुप्रीम कोर्ट जी प्लीज़ इस मैटर में आओ, इसमें एंटर करो और देखो हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो आप क्या सलाह दे रहे हो कि भाई नेगोशिएशंस करो। इक्विटी कैन बी मेड, इक्विटी कब मेड करी जा सकती, कब जो है वो इक्विटी लाई जा सकती है? इक्विटी कैन बी मेड द ओवरआर्चिंग कंसर्न ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन एंड इक्विटी, देखो आपका ना मेन कंसर्न रहना ही चाहिए, ठीक है। इक्विटी जो है वो आपका फोरमोस्ट कंसर्न है, बेहद जरूरी कंसर्न है। किसका? इक्विटी कैन बी मेड द ओवरआर्चिंग कंसर्न, कि आप जो 16th फाइनेंस कमीशन है ना यार, इक्विटी को आप जो है वो मेन कंसर्न मानो, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मानो, इक्वल रहो, समझ में आया? इक्विटी को लेके आओ। और ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है कुड बी कंसिडर एज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, मतलब इसी को मेन फैक्टर देखो इन हॉरिजॉन्टल। जब आप टैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, गवर्नमेंट जो है आपस में डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है रेवेन्यू को, यूनियन और स्टेट आपस में हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट को एक मेन फैक्टर देखो, कुड बी कंसिडर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, इसको देखो मेन फैक्टर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, फाइन। और इक्विटी को जो है वो मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट कंसर्न जो है वो बनाओ, ठीक है। समझ में? इक्विटी कैन बी मेड द ओवरआर्चिंग कंसर्न ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट जो है दैट कुड बी कंसिडर मेन फैक्टर। कब? जब आप कर रहे हो टैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टली, ठीक है। आगे देखो, समझ में आ गया? रिव्यूइंग ऑफ बजट बोरोइंग्स, ऑफ बजट बोरोइंग्स को रिव्यू करो। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी समझा देती हूँ यार, आपको बुरा तो नहीं लगता हर एक चीज़ में बोलती हूँ, ये भी समझा देती हूँ, वो भी समझा देती हूँ, क्योंकि ऐसे भी तो मैं कर सकती हूँ ना, फटाफट भाग भी सकते हैं, थोड़ा हमारा सिलेबस पूरा हो जाए, फाइन। आ जाओ, रिव्यूइंग ऑफ बजट बोरोइंग्स, देयर इज अ नीड टू रिव्यू, ठीक है। जो ऑफ बजट आपकी बोरोइंग्स जो चल रही हैं यूनियन की और जो स्टेट्स की, ठीक है, बहुत ही यूनियन, इसको रिव्यू करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी ऑफ बजट बोरोइंग्स का मतलब क्या होता है? ऑल बोरोइंग्स नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन द बजट बट हुज रीपेमेंट लायबिलिटीज फॉल ऑन द बजट दे आर जर्नली, ठीक है, मतलब इनको एग्जामिन नहीं करा जाता, अनरिपोर्टेड रह जाती है ये, ठीक है। अब देखो, मान लो आपने कोई पैसा लिया, समझ में आया? आपने कोई पैसा लिया, लेकिन आप उसको अपने डॉक्यूमेंट में या कहीं पर लिख के नहीं दिखा रहे हो कि हाँ अच्छा मैंने इससे पैसा लिया है, ठीक है, आप उसको फॉर्मली नहीं दिखा रहे हो, समझ में आ रहा है? ऑल बोरोविंग्स नॉट प्रोवाइडेड इन द बजट, बजट में प्रोवाइडेड नहीं है वो कि ये बोरोविंग्स भी करनी है हमें, लेकिन उसकी रिपेमेंट तो करनी पड़ेगी ना, उसका कर्ज तो आपके सर पे है ना, उसकी लायबिलिटी तो आपके सर पे है ना। तो देखो, आपने कोई पैसा ले लिया, मान लो आप एक इंसान हो, आप ए हो, ठीक है, आपने कोई पैसा ले लिया और आप दिखा नहीं रहे हो कि आपने इससे पैसा लिया है। आपने मान लो 100 करोड़ ले लिए, आप दिखा नहीं रहे हो कि हाँ आपने 100 करोड़ लिए। अरे भाई, जब आप दिखा ही नहीं रहे हो उसको 100 करोड़ को, तो
मुझे क्या पता आपने 100 करोड़ लिए हैं, ठीक है, किसी को क्या पता आपने 100 करोड़ लिए हैं एक तरह से, तो इसको कोई एग्जामिन नहीं कर पाएगा, ठीक है, अनरिपोर्टेड रह जाएगा। लेकिन ये अनरिपोर्टेड तो रह रहा है, अरे भैया आपके ऊपर इसकी रिपेमेंट की लाइबिलिटी भी तो आ रही है, वो भी तो देखो कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ऑफ बजट बोरोविंग्स क्या होती है, जिसको आप ऑफ ही रखते हो, ऑन नहीं रखते हो, ठीक है, ऑफ ही रखते हो, वो बोरोविंग्स इनको आप छुपा के रखते हो। ऑल बोरोविंग्स जो कि प्रोवाइडेड नहीं है बजट के अंदर, समझ में आ रहा है, बजट के अंदर नहीं दिखाई जा रही है वो, लेकिन उनके रिपेमेंट की जो लाइबिलिटीज हैं कि वापस भी करनी है यार, ठीक है, वो बजट पे गिर जाती है आपके, फाइन। तो इन्हीं को जो है वो जर्नल एग्जामिन नहीं करी जाती, अनएग्जामिन रह जाती हैं ये लोग, मतलब ये लोग नहीं, आई एम सॉरी, ये बोरोविंग्स अनरिपोर्टेड रह जाती हैं, जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम आती है, बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए प्लीज़, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड है, ठीक है, अभी के मतलब इस टाइम की बहुत बड़ी ज़रूरत है, एक नीड है, इन जो ऑफ बजटिंग बोरोविंग्स जो हो रही हैं, जो बजट के अंदर प्रोवाइड नहीं करी जा रही है, भाई इनको ज़रा जाके देखो, इनको रिव्यू करो, क्योंकि अल्टीमेटली इनकी जो रिपेमेंट की लायबिलिटी ना, वो गिरने वाली बजट के ऊपर आ गई है। फाइन, अब ये बजट क्या होता है यार, ये हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, नहीं पढ़ा रही मैं अभी, बजट क्या होता है नहीं पढ़ाऊंगी मैं अभी, छोड़ो। एड्रेसिंग हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस, इसको देखो, जो ये आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे जो ये इम्बैलेंस हो रहा है ना ऐसे करके, अब आपको बताते हुए मैं भी मूव कर रही हूँ इम्बैलेंस में, ठीक है, बट पेन भी मूव कर रही हूँ, इम्बैलेंस जो ये हो रहा है इसको देखो जरा ध्यान से। रिकॉग्नाइजिंग दैट ईच स्टेट्स रिक्वायर सर्टेन मिनिमम फिजिकल रिसोर्स, दे रिकॉग्नाइज करो कि कम से कम तो फिजिकल जो है उसको रिसोर्स चाहिए। वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ द पॉपुलेशन, रिच स्टेट शुड ऑल्सो बी गारंटेड अ मिनिमम शेयर इन टैक्स एवोल्यूशन। देखो हमने बात करी थी, प्रॉब्लम क्या आ रही है कि फाइनेंस कमीशन ने एक फॉर्मूला डिजाइन कर दिया है, पॉपुलेशन को देखा जा रहा है, उसके इनकम को देखा जा रहा है, डिस्टेंस को देखा जा रहा है, जिसकी वजह से जो आपकी स्टेट्स की ग्रोथ हो रही है वो स्टेट्स को ना उतना शेयर नहीं मिल पा रहा जब टैक्स का डेवल्यूशन हो रहा है, ठीक है, टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन जब हो रहा है तो उनको उतना शेयर नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हर स्टेट की ना अपने रिक्वायरमेंट को जरा देखो, ठीक है, रिकॉग्नाइज करो हर स्टेट को क्या चाहिए, ठीक है, उसको देखो, रिकॉग्नाइज दैट ईच स्टेट रिक्वायर सर्टेन मिनिमम फिजिकल रिसोर्स। देखो यार कि हर एक स्टेट को रिक्वायरमेंट है कम से कम फिजिकल रिसोर्स की, ठीक है, कम से कम फिजिकल रिसोर्स आप सेट करो, कम से कम किसको देना है तो देना है, पॉपुलेशन को सिर्फ मत देखो, क्योंकि जो रिच स्टेट्स हैं यार उनको भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उनको भी अपनी ग्रोथ करनी है, तो प्लीज़ कम से कम उनको कुछ मिनिमम शेयर गारंटी करो कि यार अगर 100 रुपये है ना, तो अगर आप रिच भी हो ना आपको 10 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, डू नॉट वरी, आपको 10% मिलेगा ही मिलेगा, इतना तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, सो दैट जो ये इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है, जब स्टेट्स के बीच में डिविजन की जा रही है सेंटर की तरफ से, ठीक है, जब आपका सेंटर स्टेट्स के बीच में डिविजन कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो जो ये हॉरिजॉन्टल आपका इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, ये इम्बैलेंस तभी आपका जो है ना वो बैलेंस में आएगा, ठीक है। तो वाइस वर्सा क्या कि जो स्टेट रिच हैं उनके लिए कम से कम शेयर सेट कर दो कि आपको यार इतना ही मिलेगा। आ सीलिंग शुड बी डिफाइंड फॉर अ पुअर स्टेट ऑल्सो। अब ऐसा नहीं है ये कोई पुअर स्टेट है, ये कोई रिच स्टेट है, आपने सिर्फ इसी पे लिमिट कर दी कि सिर्फ इसको इतना ही मिलेगा। अरे पुअर पे भी लिमिट करो कि इससे ज़्यादा इसको नहीं मिलेगा, ठीक है, सारा आप इसको नहीं दे सकते हो, मैक्सिमम की लिमिट सेट करो कि मतलब नहीं मिलेगा इससे ज़्यादा आपको, इसके मिनिमम कि इससे कम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, और इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फाइन, आगे देखते हैं। लास्ट मेजर प्रिंसिपल से कुछ भी नहीं है तो आप ऐसे रीड कर सकते हो, मेजर प्रिंसिपल दैट शुड गाइड फिस्कल फेडरलिज्म इंक्लूड क्या क्या, द सेंटर एज वेल एज द स्टेट शुड बी ऑटोनॉमस, ऑफ कोर्स ऑटोनॉमस, नीदर शुड बी को मतलब एक दूसरे पे ना डिपेंड नहीं होने चाहिए अननेसेसरीली, कुछ भी अनड्यूली डिपेंडेंट होने चाहिए दूसरे पे अपने अपने फाइनेंसेस के लिए, ठीक है। तो उनको इतना ऑटोनॉमस बनाओ कि बार बार उनको सेंटर के हाथ ना अड़ने पड़े, यार प्लीज सेंटर प्लीज दे दो यार, दे दो सेंटर प्लीज 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 प्लीज। तो ये चीज़ें बंद करो, उनको इतना डिपेंडेंट मत करो एक दूसरे के ऊपर, फाइन, अपना इनको ऑटोनॉमस बनाओ व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंसेस, ठीक है, फाइनेंशियल इनको ऑटोनॉमी होनी चाहिए। बोथ शुड बी एबल टू ऑब्टेन इनफ फंड फॉर देयर लेजिटिमेट एक्सपेंसेस, ठीक है, तो सबको मतलब एबल इतना इनको फंड मिलना चाहिए यार, जो इनके मतलब खर्चे हैं ना, एक्सपेंसेस हैं, उन पर इनको मिलना चाहिए। और जो इनकी जो रिवेन्यूज वगैरह ना यार, जो इनको क्या हो रहा है ये पेन के साथ में भी कह रहा है, शायद बंद कर दो, ओके, क्या हो पा रहा है ये, आई एम सॉरी, ठीक है। देखो और ये भी होना चाहिए कि जैसे जैसे आपका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है ना,
वैसे वैसे आपके रेवेन्यूज भी बढ़ने चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ आपके जो एक्सपेंडिचर है वही आपका बढ़ता जा रहा है, रेवेन्यूज बढ़ नहीं जा रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आए। आई गेस मुझे अभी बंद कर देना चाहिए। आई शुड एंड दिस वीडियो नाउ। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। मुझे जरा बताना ये फिजिकल फेडरलिज्म आपको समझ में आया, अच्छे से आ गया। आप आंसर राइटिंग के लिए पॉइंट्स आपको मिल गए हैं, ठीक है। अब कल को आप प्री क्लियर करते हो, आपका मेंस आएगा, तब आपको फालतू अलग अलग मैगजीन में भागना नहीं पड़ेगा, आपके पास ऑलरेडी पॉइंट्स होंगे। अब कल को ये मुद्दा आता है कभी भी न्यूज के अंदर, आपके पास सॉलिड पॉइंट्स है कि ये वाले इश्यूज हैं, ठीक है, ये वाले प्रावधान है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये बातें लिखी गई हैं, और ये हम जो है वो सोल्यूशन जो है वो दे सकते हैं। तो ठीक है, आपके पास पूरा एक आंसर रेडी हो गया, पूरा एक उसका टेम्पलेट रेडी हो गया। So guys, thanks for listening and thanks for watching. Bye bye guys. Bye bye. Bye bye. Bye.